नमस्कार दोस्तों, तोमर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में हर चैप्टर के अंतर्गत मतलब चैप्टर नंबर 1 से 14 तक के जितने भी क्वेश्चन आए, जितने भी टाइप की थ्योरी आएगी वो सब हम लोग पढ़ेंगे और अलग अलग पार्ट को हम लोग समझेंगे। हर प्रकार की जो थ्योरम आएगी, ज्यामिति, वो भी समझी रहेगी। तो ध्यान से सब लोग साथ में जुड़ जाएं और समझते जाएं कि चैप्टर नंबर 1 जो अपना है संख्या पद्धति, उसके बाद में पॉलिनोमियल, उसके बाद में दो चरों वाले रैखिक समीकरण और लास्ट में प्रायिकता तक हम लोग चलेंगे। तो आज ही पूरी मैथ का सोल्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 स्टार्टिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में संख्या पद्धति की बात होगी। तो हम लोग देखेंगे कि संख्या पद्धति में कितने प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, उन सबको हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति में संख्या का एक पाई चार्ट समझ लेते हैं अभी। जिसमें हम लोग पहला पॉइंट समझेंगे कि भाई संख्या क्या है, और संख्या से जो पहले वाला पॉइंट होता है वो होता है अंक। तो पूछा ये जाएगा कि अंक कितने होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि अंक होते हैं 10। अंक कितने होते हैं भी 10। कहां से कहां तक? 0 से 9 तक, मतलब 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट कहां तक भाई? 9 तक। अच्छा, ये जो 0 से 9 तक के अंक होते हैं ये पहले नहीं थे, पहले केवल अंक थे 9, जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्राथमिक अंक। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक अंक बोलते हैं। तो प्राथमिक अंक स्टार्ट होते हैं 1 से, और 1 से लेकर कहां तक जाएंगे हम लोग? 9 तक। तो प्राथमिक अंकों की संख्या 9 होती है। और बाद में पूछा जाए कि पूर्ण अंक कितने हो गए, तो पूर्ण अंक हो जाते हैं 10। 0 से लेकर कहां तक भाई? 9 तक। 0 से कहां तक? 9 तक। अब बात करते हैं संख्या क्या होती है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो पहला जो नंबर होता है 2 अंकों का, जिसे हम लोग बोलते हैं 10। अब 10 किससे मिलकर बना है? 1 और 0 से। तो जो 10 है वो 1 और 0 से मिलकर बना है, अर्थात ये दूसरे से उत्पन्न है, तो इसे बोलेंगे व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे भाई? व्युत्पन्न अंक। मतलब कह सकते हैं कि जो संख्याएं होती हैं वो व्युत्पन्न अंक होती हैं। संख्या क्या होती है? व्युत्पन्न अंक। ऐसे एग्जांपल दिया यहाँ पे, हमने लिखा 35, तो 35 किससे मिलकर बना है? 3 और 5 से। तो 35 कैसा अंक है? व्युत्पन्न अंक है। ऐसे ही हमने लिखा यहाँ पे 72, तो ये भी 7 और 2 से मिलकर बना है, तो ये भी कैसा अंक है? व्युत्पन्न अंक। आगे अगर हम लिख देते हैं 98, ये भी कैसा अंक है? व्युत्पन्न। और यहाँ पे 103 लिख दें तो ये भी कैसा अंक है? व्युत्पन्न। मतलब संख्या जो होती है वो कैसे अंक होती है? व्युत्पन्न अंक होती है। तो हम लोग एक डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं इन लोगों को कि संख्याएं जो होती हैं, इसकी बात करें हम लोग संख्या की, संख्या कॉमा व्युत्पन्न अंक होती है। संख्या क्या होती है? व्युत्पन्न अंक होती है। मतलब संख्याओं को हम लोग अंकों से प्राप्त कर सकते हैं। शायद इतनी बात सभी को कंफर्म हो रही होगी, और अगर नहीं हो रही तो कमेंट में बताएं, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि संख्या का पाई चार्ट क्या होता है। तो पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अंक होते हैं दो प्रकार के, प्राथमिक और पूर्ण अंक। सबसे पहले अंक थे 1 से लेकर कहां तक भाई? 9 तक, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक अंक बोलते हैं। और पूर्ण अंक में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं तो प्राथमिक अंक से क्या बन जाता है? पूर्ण अंक बन जाता है। अब आगे बात करते हैं कि जो संख्या बनती है वो संख्या किससे बनती है? अंकों से मिलकर। तो हमने कहा जैसे कि 10 है पहला नंबर, 10 किससे किससे मिलकर बना है? 1 और 0 से। तो 1 और 0 से उत्पन्न हुआ है, मतलब ये दूसरों से उत्पन्न है, अतः हम लोग इसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न अंक बोलेंगे। मतलब एक छोटी सी डेफिनेशन में हम लोग संख्या को समझ सकते हैं कि संख्या क्या होती है? संख्या एक व्युत्पन्न अंक होती है। संख्या क्या होती है? व्युत्पन्न अंक, मतलब दूसरों से उत्पन्न होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं इसके बाद में कि भाई अंक का मतलब क्या था। तो हम लोग कह सकते हैं कि अंकों के द्वारा, अंकों को हम न्यूमरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं भाई? गणना करते हैं। क्या करते हैं? गणना। मतलब कह सकते हैं कि अंकों के द्वारा हम लोग गणना करते हैं, ठीक है। गणना करने का काम करते हैं, ठीक है भाई। शायद इतनी बात सभी कंफर्म हो रही होगी कि अंकों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? गणना करते हैं। अंकों से क्या बनती है? संख्या। और संख्या कैसा अंक होती है? व्युत्पन्न अंक होती है। इतनी बात यहां तक कंफर्म है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि अगर संख्या क्लियर है तो संख्या के बाद का जो पॉइंट है उसको समझते हैं। बात करते हैं भाई संख्या। तो संख्या होती है दो प्रकार की। संख्या कितने प्रकार की होती है? भी दो प्रकार की। पहला जो होता है नंबर, उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है? रियल नंबर। और इस चार्ट में हम लोग पूरा समझ लेंगे कि जितने भी प्रकार के नंबर हैं, पेपर में जिन नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्या एक छांटने के लिए दी जाएगी, या फिर सहअभाज्य संख्या, या फिर भाज्य संख्या की बात करेगा, सम और विषम संख्या की बात करेगा, तो इस पाई चार्ट में उन सब की बात होने वाली है। अच्छा, वास्तविक संख्या के अलावा बात करते हैं कि दूसरा जो नंबर होता है उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं भाई? काल्पनिक संख्या। तो भाई नाम से पता लग रहा है कि जिसकी हम लोग केवल क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं, मतलब जो रियल में नंबर नहीं होता है। वैसे काल्पनिक नंबर होते क्या, हम इसके बाद समझाएंगे भी। तो इन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर।
ठीक है भाई, इमेजिनरी नंबर। क्लियर यहां तक की बात? फिर कोई पूछे अगर कि संख्या कितने प्रकार की है, तो संख्या कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब बात समझते हैं कि भाई वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग कह देंगे कि वास्तविक संख्या जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, सॉरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार? भाई हम लोग कह देंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहां पे एक पॉइंट बनता है कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की है, परिमेय और अपरिमेय। अच्छा, परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? रेशनल नंबर। और दूसरी बात है अपरिमेय संख्या को हम लोग बोल देते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान समझते हैं सभी लोग, जितने भी पॉइंट आएंगे पेपर में सारे मिलेंगे वहां पे। तो परिमेय संख्या की अब बात करते हैं हम लोग, अभी समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। पहले पाई चार्ट पूरा कर लेते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या होती है तीन प्रकार की, तो इसको समझते हैं भी कौन कौन सी होती है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये तीन प्रकार की होती है। पहली संख्या क्या होगी? हम लोग कह देंगे कि पहली संख्या होती है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के बाद में बात होती है पूर्ण संख्या की। दूसरी बात किसकी होगी? पूर्ण संख्या की। और तीसरे पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो इतने सारे पॉइंट बने थे, लेकिन अभी भी जो प्राकृत संख्या है उसकी बात ही बाकी है। तो हम लोग प्राकृत संख्या का एक अलग पाई चार्ट बनाएंगे। पहले बताएं सभी लोग, क्या यहां तक सभी को कंफर्म है कि नंबर्स क्या होते हैं या फिर अंक क्या होते हैं, या संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार अगर हैं तो कौन कौन से? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय संख्या तीन प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहां तक पहले नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या के कितने कितने भाग होते हैं। तो एक ही पॉइंट समझना यहाँ पे कि प्राकृत संख्या के कितने भाग होते हैं। तो हम लोग कह देंगे कि प्राकृत संख्या के होते हैं 6 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं भी? 6। 6 पार्ट समझने वाली बात है कि भाई 6 पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला पार्ट होता है सम संख्या। पहला पार्ट क्या होता है? सम संख्या। दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट होता है विषम संख्या। तीसरे पार्ट की बात करें, तीसरा पार्ट होता है भाज्य संख्या। चौथे पार्ट की अगर बात करते हैं तो अभाज्य संख्या। और फिर आगे इन्हीं के अलावा बात और दो पॉइंट की होती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। मतलब एक और पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे आया है, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या के ऊपर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है या फिर कौन सा जोड़ा है। तो ये हो गया भाई नंबर सिस्टम का पाई चार्ट। एक बार सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे कि प्राकृत संख्या क्या थी, और उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। पहले इतना नोट करें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो पहले हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे प्राकृत संख्या का। तो यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, कौन सी? प्राकृत संख्या। ठीक है, और अगर प्राकृत संख्या हम लोग समझ लेते हैं तो ये मान लो कि कम से कम आधी समस्या पहले चैप्टर की समाप्त हो गई है। समझते हैं, यहाँ पे प्राकृत संख्या का अर्थ होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है अभी? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे बात करते हैं नेचुरल नंबर के, हमने पहले ही पार्ट बता दिए हैं कौन कौन से पार्ट हैं। तो इन पार्ट को हम लोग अलग अलग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं पहला पार्ट क्या था। तो नेचुरल नंबर्स का पहला पार्ट था सम संख्या। पहला पार्ट क्या था भी? सम संख्या। पेपर में सम संख्या के ऊपर भी एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम संख्या का एक रूप है। तो पहले सम संख्या को समझेंगे। बात करते हैं भाई कि पहले ये समझ ले कि प्राकृत संख्या क्या है। तो हम लोग कहेंगे कि प्राकृत संख्याओं का जो प्रारंभ होता है वो 1 से होता है, और ये संख्याएं जाती है 1 से कहां तक? भाई इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत कह सकते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। तो एक सबसे छोटा प्राकृत नंबर हो गया। कहने का मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है? 1 होता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सम संख्या क्या होती है। तो हम लोग कहेंगे भाई कि सम संख्या का अर्थ होता है वे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 से विभाज्य, जितने नंबर 2 से विभाज्य होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? उन्हें हम लोग कह सकते हैं कि वो सभी सम नंबर होते हैं। कहने का मतलब अगर 2 की बात की जाए, 2 2 से कैंसिल होता है। 4 की बात की जाए, ये भी कैंसिल है। 6, 8,
10, 12 ये सभी जो नंबर हैं ये सब सम हैं। तो पूछा जाए कि सम संख्याएं कितनी होती हैं, कह देना भाई इनफाइनाइट होती हैं। कितनी होती हैं? इनफाइनाइट। लेकिन अगर प्रश्न बन जाए कि सम संख्या का रूप क्या होता है, तो कह देना सम संख्या का रूप या तो 2m होगा या 2p होगा या 2q होगा या 2n। कहने का मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है वही सम संख्या का रूप होता है। तो कहने का मतलब एक और कह सकते हैं, यहाँ पे अर्थ बना सकते हैं कि जो भी 2 के गुणज होते हैं, जो भी क्या होते हैं, 2 के गुणज होते हैं, वो सब सम नंबर होते हैं। वो सब कैसे होते हैं भी? सम नंबर। शायद पहली बात सभी को कंफर्म हुई होगी कि जो भी नंबर 2 के गुणज होते हैं वो सभी क्या होते हैं भी? सम नंबर होते हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है विषम संख्या। दूसरा पॉइंट क्या है? विषम संख्या। तो अभी जो हम लोगों ने सम पढ़ा उसका बिल्कुल अपोजिट या विपरीत कह सकते हैं कि सम संख्या 2 से विभाज्य होती है, लेकिन विषम में कह देंगे कि 2 से विभाज्य नहीं। 2 से विभाज्य नहीं मतलब ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सभी नंबर कैसे होते हैं? विषम। बोले कौन कौन से नंबर भाई? तो हमने कहा अब जब 2, 4, 6 ये सब नंबर सम है तो बचे कौन से नंबर? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और डॉट डॉट ये भी कहां तक? इनफाइनाइट तक। मतलब विषम नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। अब पूछा रहा है कि विषम नंबर 2 से विभाज्य नहीं होते, कहने का मतलब वो 2 के गुणज नहीं होते, लेकिन फिर उनका रूप क्या होता होगा? हम लोग बात करेंगे कि उनका रूप सम संख्या से एक बढ़ा के, जैसे कि बात समझते हैं भाई, सम संख्या 2 है, अगर 2 में एक जोड़ा जाए तो कितना बनेगा? 3। सम संख्या 4 है, 4 में अगर एक जोड़ा जाए कितना बनेगा? 5। और सम संख्या 6 है तो 6 में एक जोड़े कितना हो जाएगा? 7। मतलब अगर सम नंबर में हम एक जोड़ देते हैं तो वो कैसा नंबर बन जाता है? विषम। तो हमने कहा भाई सम नंबर क्या क्या थे? 2m। तो अगर 2m में 1 प्लस कर दें, 2m प्लस 1 कैसा नंबर हो जाएगा? विषम। वैसे ही 2p प्लस 1 ये भी कैसा नंबर? विषम। 2q प्लस 1 ये भी कैसा नंबर? विषम। 2n प्लस 1 ये भी कैसा नंबर है? विषम। तो ये सभी के सभी नंबर कैसे हैं भी? विषम है। बात समझ में आ रही है यहां तक भाई? अब तो विषम संख्या का रूप क्या हो गया भाई? 2n प्लस 1, 2q प्लस 1 या फिर 2p प्लस 1। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर बनेगा भाई। क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या का एक रूप है, या फिर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या का एक रूप है। अब यहां तक की बात शायद कंफर्म हुई होगी सभी को। एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कंफर्म है या नहीं। अगर है कंफर्म तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद में, और इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि भाई भाज्य संख्या क्या होती है। क्या पूछेंगे? भाज्य। अच्छा, पूछा जाए भाई सम नंबर की मीनिंग, तो इवन नंबर बोल सकते हैं भाई, और विषम मतलब ऑर्डर नंबर बोल सकते हैं। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। इनको बोलते हैं लोग डिविजिबल। ठीक है भाई, डिविजिबल मतलब जो डिवाइड हो जाए। भाज्य मतलब दूसरे से विभाजित होने वाला। तो मतलब कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। भाई शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं, डेफिनेशन बहुत लंबी नहीं करनी हम लोगों को, केवल ये समझना है कि भाई भाज्य नंबर होता क्या है। तो जो स्वयं के अतिरिक्त मतलब जो अपने अलावा अन्य किसी नंबर से भी डिवाइड होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं विभाजित होता है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? भाज्य संख्या बोल देंगे। बोले कैसे भी, पहचान कैसे की जाएगी? तो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर बात की जाए तो 1 कैसा नंबर है? 1 ना तो एक भाज्य नंबर है, ना ही कैसा है? अभाज्य। रीजन ये है कि 1 जो होता है वो स्वयं के अतिरिक्त और किसी से डिवाइड नहीं होता। लेकिन बात करें भाई 2, तो 2 जो होता है वो केवल 2 से ही डिवाइड होता है, अन्य किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। मतलब 2 एक भाज्य नंबर नहीं हो सकता। 3 की बात करें, 3 भी नहीं होता है। तो फिर बात करेंगे 4 की, क्योंकि 4 डिवाइड होता है 2 से भी और 4 से भी। और इसमें एक चीज कॉमन होती, कॉमन का मतलब 1 हर एक नंबर में कॉमन होता है। 1 इंटू 4, 1 इंटू 9 ये सब नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। मतलब 4 एक भाज्य नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड है और 4 से भी कैसा है? डिवाइड है। बात करते 4 के बाद में 5। 5 कैसा नंबर है? तो 5 एक अभाज्य नंबर है। कारण ये है कि 5 स्वयं के अतिरिक्त किसी और से डिवाइड नहीं होता है। बात करें भी 6 की, तो 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। उसके बाद बात करते हैं 7 की, तो 7 जो है वो केवल स्वयं से डिवाइड होता है, मतलब वो भाज्य नहीं है। तो बात करते हैं भी 8 की, 8 भी डिवाइड होता है, 9 भी होता है, 10, 12, 14, 15, 16 या फिर 18, या फिर बात करें 20 की। ऐसे ही बहुत सारे नंबर, ये सब कैसे होते हैं? भाज्य। तो यहां से एक प्रश्न बन के आ सकता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या बोलेगा? सबसे छोटी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या। तो हम लोग कह देंगे कि 4 एक सम नंबर भी है और सबसे छोटा भाज्य भी है। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है।
कौन सी होती है 4। अच्छा अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, इसके बारे में क्या कहेंगे हम लोग भाई? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होती है उसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि 9, क्योंकि 9 एक विषम नंबर है और सबसे पहला भाज्य नंबर है। तो ये बन गया इसके बारे में। उम्मीद है सभी को इतनी बात यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म हो रही होगी, और अगर कंफर्म हो रही है तो एक बार कमेंट कर दे कि हाँ क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, भाज्य के बाद में कौन सा पॉइंट आता है? तो हम लोग कह देंगे कि भाज्य के बाद में एक और पॉइंट है अपना अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं भाई? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये होगी अभाज्य संख्या। बात करते हैं कि भाज्य का विपरीत ही क्या होता है? अभाज्य, मतलब अ प्लस भाज्य, मतलब जो भाज्य नहीं है, जो दूसरों से डिवाइड नहीं होता है। तो बात कैसे कहेंगे कि अभाज्य नंबर क्या होता है? हम लोग कहेंगे जो एक व स्वयं से विभाज्य हो। कहने का मतलब जो या तो एक से डिवाइड हो जाए या फिर स्वयं से डिवाइड हो, मतलब खुद के अलावा और किसी डिवाइड ना हो, वो कैसा नंबर होता है? अभाज्य। तो जो एक व स्वयं से विभाज्य हो उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य नंबर। ठीक है भाई, मतलब ये किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एक ना तो भाज्य ना ही कैसा अभाज्य। बात करते हैं भी दो की, दो जो है वो केवल दो से या फिर एक से डिवाइड होता है, मतलब दो कैसा नंबर है? हम लोग कह देंगे दो कैसा नंबर है? अभाज्य। या फिर 3 या फिर 5 या 7 या 11 13 17 19 या आगे भी हम लोग चल सकते हैं तो 23 और 29, ये सभी कैसे नंबर हैं? अभाज्य। क्योंकि कारण है ये सभी नंबर अपने अतिरिक्त किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते और इनमें केवल 1 कॉमन होता है। कितना कॉमन होता है? 1। तो शायद उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर हो रही होगी कि भाज्य नंबर क्या होते हैं, अभाज्य नंबर क्या होते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन बन के आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, पहचान कीजिए या फिर विकल्प का चयन कीजिए। तो यहां तक कंफर्म है, सभी लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है और सहभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, नोट करें फटाफट। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना नोट कर लें सभी लोग। इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि भाई अब कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। 6 प्रकार में से हम लोगों ने 4 प्रकार कंफर्म कर लिए हैं, और इन 4 प्रकारों के बाद में 2 प्रकार और अपने एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन से? सहअभाज्य और जुड़वा अभाज्य। दोनों पॉइंट को हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि सहअभाज्य क्या होता है, जुड़वा अभाज्य क्या होता है। ठीक है भाई, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सहअभाज्य की। तो अगली हेडिंग जो 5th नंबर पे अपनी आती है उसको हम बोल देंगे सहअभाज्य। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी? को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। बात यहां तक है कि भाई सह अभाज्य का मतलब है कि यहां कोई एक सिंगल नंबर नहीं होगा। सह का मतलब साथ साथ, कहने का मतलब यहां पे 2 नंबर आएंगे। भाई कितने आएंगे? 2, या फिर 2 से ज्यादा की भी बात हो सकती है, लेकिन पेपर में जब भी प्रश्न आएगा तो हमेशा 2 नंबर के ऊपर आएगा। समझना केवल इतना सा है कि अभाज्य नंबर में क्या कॉमन होता है। हम सब लोग जानते हैं अभाज्य नंबर में, पीछे पड़ा अभी, अभाज्य नंबर में एक कॉमन होता है। कितना कॉमन होता है? एक। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर सह अभाज्य की बात करेंगे तो ऐसे 2 नंबर, क्या कहेंगे अभी? ऐसे 2 नंबर जिनमें केवल एक कॉमन होता है। कितना कॉमन होता है? एक। तो यहां पे देख लेते हैं, हम लोग कहेंगे कि दो संख्याएं वह दो संख्याएं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ हो। जिनमें केवल क्या हो भाई? एक उभयनिष्ठ हो, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? तो हम लोग कह देंगे कि ऐसे नंबर जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ हो वो सभी कैसे होते हैं? सहभाज्य। बोले एग्जाम्पल भाई। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 16 और 25। अच्छा, बात करते हैं भाई 16 और 25 जो है उनका जोड़ा जो है वो सहभाज्य है या नहीं है? तो हम लोग कहेंगे भी है। कारण क्या है? कारण समझ लें ताकि पेपर में आंसर निकालने में आसानी रहे। ठीक है भाई, तो 16 जो एक नंबर है, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। फैक्टर करने सबको आते होंगे सर मेरे अंदाज से, अगर नहीं आते तो साइड में अपना कर सकते हैं कि 16 के फैक्टर करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 8 बार कटेगा, 2 से डिवाइड करोगे 4 बार, 2 से करोगे 2 बार, 2 से 1 बार, तो ये 4 बार डिवाइड हुआ है। वैसे ही 25 की बात कर लेते हैं तो 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखना यह है कि इन दोनों फैक्टर में अगर हम गुणे में 1 लिख ले तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा नंबर पे? हम लोग कहेंगे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर नहीं है तो इनमें कॉमन क्या है? तो हम लोग कह देंगे कि इन दोनों नंबर में केवल एक कॉमन है। क्या उभयनिष्ठ है भी? एक कॉमन है या फिर एक उभयनिष्ठ है। तो हम लोग कह देंगे कि जिन नंबर्स में केवल
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। केवल कौन होता है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? सहअभाज्य। बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि और एग्जाम्पल भी अपने पास 18 और 25। 18 और 25, क्या इनमें कोई भी नंबर कॉमन है? तो हम लोग कहेंगे भाई नहीं कॉमन है। कारण ये है कि 18 जो होता है वो 2 से, 3 से और 9 से डिवाइड होता है, लेकिन जो 25 है वो केवल डिवाइड होता है 5 से, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं तो हम लोग कह सकते हैं ये भी कैसे नंबर है? ये भी सहअभाज्य नंबर है। 18 के फैक्टर भी करके देख लेते हैं ताकि और कंफर्म हो जाए। 18 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 तिया 18। और 25 का मतलब 5 गुणा 5, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, इनके मल्टीप्लाई में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे भी उभयनिष्ठ कितना है? भी 1। अगर उभयनिष्ठ 1 है तो ये नंबर भी कैसे हैं? भी सहअभाज्य हैं। और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 15 और 17। अब देखा जाए कि 15 जो है, 15 के फैक्टर किए जाए तो 3 गुणा 5, क्या गुणे में 1 भी मान सकते हैं। 17 का मतलब है 17 गुणे में 1, इनमें केवल क्या कॉमन है? 1। तो यहाँ भी उभयनिष्ठ केवल 1 ही है। तो उम्मीद है सभी को सहअभाज्य संख्या कंफर्म हो रही होगी कि जिनमें कुछ कॉमन ना हो, जिनमें केवल 1 फैक्टर कॉमन हो, 1 कॉमन हो सकता है, वो सब कैसे नंबर होते हैं? सहअभाज्य। बात क्लियर हो रही है? अर्थात ये हुआ यहाँ पे कि सहअभाज्य होने के लिए नंबर भाज्य हो चाहे कैसे हो, अभाज्य, बस उनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। कॉमन केवल कितना होना चाहिए? ठीक है, सब लोग नोट करें, और अगर आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताएं जल्दी से कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में एक नंबर अपना और बचा है जिसको हम यहीं पे समझ लेंगे। ये नंबर है जुड़वा। अब जुड़वा का अर्थ तो सबको पता होगा। जुड़वा का अर्थ होता है जो जोड़े में आते हैं, इकट्ठे। ठीक है भाई, यहां भी बात करेंगे भाई जुड़वा और अभाज्य। अभाज्य का मतलब नंबर अभाज्य होगा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये सब नंबर होते हैं। तो यहाँ पे बात करें कि अगर कभी भी ऐसे दो नंबर दिए हैं जो दोनों ही अभाज्य हैं, जैसे कि 2 और 3 दोनों ही कैसे हैं? अभाज्य हैं। 3 और 5, फिर बोल दिया जाए 5 और 7, या फिर कह दिया जाए 11 और 17, या फिर बोला जाए 19 और 29, ये सब नंबर कैसे हैं? हम लोग कह देंगे ये अभाज्य हैं। जब दोनों अंक, क्या चीज भाई? जब दोनों अंक अभाज्य हो, या फिर दोनों नंबर अभाज्य हो, दोनों नंबर अभाज्य हो। ठीक है भाई, बात कंफर्म हो गई यहां तक की भाई कि अगर दोनों नंबर कैसे हैं? अभाज्य हैं, तो उन्हें हम लोग कह सकते हैं जुड़वा अभाज्य। मतलब जब भी पेपर में क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन सदैव किसके ऊपर आएगा? क्वेश्चन आएगा सहअभाज्य के ऊपर। जुड़वा अभाज्य का कभी क्वेश्चन नहीं आता है। उम्मीद है सभी को ये प्राकृत संख्याएं समझ में आ गई होंगी। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, उनके प्रकार क्या क्या होते हैं। क्लियर यहां तक की बात? नोट करें यहां तक। उसके बाद में हम लोग और प्रकार समझेंगे कि नंबर्स में एलसीएम और एचसीएफ कैसे यूज करना है, वो चीज समझेंगे। ठीक है, यहां तक नोट करें पहले। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि प्राकृत संख्या के बाद में अपनी पॉइंट क्या क्या है। तो हमने अभी लिखा था कि जो परिमेय संख्या है वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। हमने एक पॉइंट कंफर्म कर लिया कि प्राकृत संख्या क्या होती है, और प्राकृत संख्या में जो 6 प्रकार थी, कौन कौन से? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य और जुड़वा अभाज्य। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई जो पूर्ण संख्या, वैसे पूर्ण संख्या पढ़ना कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या की बात केवल ऐसे कर सकते हैं कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं भाई? जीरो से। तो पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? होल नंबर्स या फिर कंप्लीट नंबर्स। तो यहाँ पे बात कह देंगे हम लोग कि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, और इसमें जो बाकी सभी नंबर हैं वो सब नेचुरल होते हैं। वो सब कैसे होते हैं? नेचुरल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए शायद कि प्राकृत संख्या में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण संख्या बन जाए, तो हम लोग कह देंगे कि प्राकृत संख्या में एक शामिल करने पर वो कैसा बन जाता है? भी पूर्ण बन जाता है। तो पूर्ण संख्या की बात केवल इतनी सी है कि जो जीरो से स्टार्ट होता है वो सब कैसे नंबर होते हैं? पूर्ण। अच्छा, इसके बाद में एक पॉइंट बहुत समझना आवश्यक है कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, देखते भाई अभी कि पूर्णांक क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और कोई भी क्लास पूरी करने से पहले नहीं जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, या फिर जहां तक हम लोग आगे चैप्टर करेंगे, जितने भी चैप्टर करेंगे वो कंप्लीट करने के बाद ही आराम करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पूर्णांक। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक का मतलब होता है इंटीगर। क्या होता है? इंटीगर। सभी को दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, इंटीगर नंबर। ठीक है, बात करते हुए इंटीगर क्या होता है, तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम लोग, जैसे कि जिसको हम बोल सकते हैं संख्या रेखा। तो यहाँ लिख दिया हमने संख्या रेखा।
बात की जाए कि संख्या रेखा क्या होती है, तो नाम से पता लग रहा है संख्या की रेखा, मतलब जिस रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। बात जैसे यहाँ पे कर लेते हैं कि अपने पास एक नंबर लाइन है जिसके दो पक्ष होते हैं। अच्छा, दो पक्ष कौन कौन से होते हैं, तो जो अपना राइट हैंड होता है उसे बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष। क्या बोलते हैं, दायां पक्ष, या फिर राइट हैंड साइड, RHS, राइट हैंड साइड। अच्छा, दूसरा पक्ष क्या होता है, लेफ्ट हैंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, बायां पक्ष। इस बाएं पक्ष का नाम क्या हो सकता है, तो बाएं पक्ष का नाम होता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। बात करते हैं कि संख्या रेखा के मध्य में एक बिंदु होता है जीरो। क्या होता है भाई, जीरो। समझने वाली बात यह है कि भाई जीरो से स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो हमने कहा भाई जीरो के होते हैं दो पक्ष। कितने पक्ष होते हैं, तो कौन कौन से, एक तो पक्ष जो इसको प्लस का बनाता है और दूसरा पक्ष किसका बनाता है, माइनस का। तो जब भी हम लोग दाएं पक्ष की ओर जाएंगे, मतलब राइट हैंड पे जाएंगे, वहां नंबर किसके मिलेंगे, प्लस के। मतलब दायां पक्ष हमेशा किसका होता है, प्लस का, और राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है भाई, अब आगे बात क्या करोगे, बायां पक्ष किसका होता है, माइनस का, तो लेफ्ट हैंड साइड कैसी होती है, नेगेटिव होती है। मिड पॉइंट में कह सकते हैं जीरो है, तो अगर हम राइट हैंड पे बढ़ेंगे तो नंबर प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 3 आएगा, प्लस का 4, प्लस का 5। बोले भाई कहां तक, तो हम लोग कह देंगे प्लस के इनफाइनाइट तक। कहां तक, प्लस के इनफाइनाइट तक। अगर निगेटिव साइड पे जाएंगे जीरो के, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, और कहां तक, माइनस के इनफाइनाइट तक। तो हम लोग कह देंगे माइनस के इनफाइनाइट तक। अब बात की जाए कि भाई पूर्णांक होते कहां से कहां तक है, तो अब सबको देख के पता लग रहा होगा कि पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से कहां तक होते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है भी, बात समझ गए। अब थोड़े समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि जो नंबर प्लस के हैं उनका नाम क्या है, तो हम लोग कह देंगे जो नंबर प्लस के हैं उन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, धन पूर्णांक। और जो नंबर माइनस के हैं उन्हें हम लोग कह देते हैं उदासीन पूर्णांक। क्या कह देते हैं भी, उदासीन पूर्णांक। तो ये हो गया धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की बात। अब किसी ने पूछा भाई जीरो कैसा नंबर है, तो हम लोग कह देंगे भाई जीरो ना तो प्लस का है ना ही किसका है, माइनस का, तो ये एक उदासीन अंक है। कैसा अंक है भी, उदासीन। तो ये हो गया उदासीन पूर्णांक। शायद सभी को यहां तक की बात कंफर्म हो रही होगी कि धन पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, और उदासीन पूर्णांक क्या होते हैं। मतलब जो नंबर प्लस के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक, और जो नंबर माइनस के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक, और जो नंबर ना तो प्लस का ना ही माइनस का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसा नंबर है, वो होता है उदासीन पूर्णांक। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई कि पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो कह देना भाई आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गई इसकी बात। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं कि जो धन पूर्णांक होते हैं उन्हें आई पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीगर्स। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीगर्स। अच्छा बात करते हैं ऋण पूर्णांक क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग आई निगेटिव बोल देंगे भी। क्या बोल देंगे, आई निगेटिव। और उदासीन पूर्णांक को आई जीरो बोलेंगे। कारण है क्योंकि ये ना तो प्लस का है ना ही किसका है, माइनस का। तो उम्मीद है सभी को पूर्णांक कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, डेफिनेशन बहुत लंबी नहीं करनी होती है। तो पूर्णांकों में क्या क्या होता है, प्लस के नंबर होते हैं, माइनस के, और जीरो होता है। तो कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें धन संख्याएं, ऋण संख्याएं और उदासीन संख्या शून्य सम्मिलित होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को आई से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। धन पूर्णांक आई पॉजिटिव होता है, ऋण पूर्णांक आई निगेटिव होता है, और उदासीन पूर्णांक क्या होता है, आई जीरो। कंफर्म भाई, इतनी बात यहां तक नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और समझेंगे कि भाई परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है और लास्ट में वास्तविक संख्या क्या होती है। जब वहां तक हो जाएगा फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे भी क्वेश्चन टाइप क्या क्या बनता है पेपर में। ठीक है भी, नोट करें यहां तक जल्दी से। ठीक है भी, कर लिया सभी ने यहां तक नोट भाई। अब एक बार क्या करेंगे भाई, इसके आगे भी हम लोग समझेंगे कि जो भी पॉइंट, अभी तो काफी क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक है, कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें एक एक नंबर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई वास्तविक संख्या के जो दो पार्ट थे अपने, कौन कौन से, परिमेय और अपरिमेय। पहले बात कर लेते हैं भाई कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय का मतलब होता है रेशनल नंबर। क्या होता है भाई, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या ये हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है भाई, रेशनल नंबर। कैसे बोलेंगे इसके बारे में हम लोग, तो हम लोग कह देंगे कि परिमेय का मतलब होता है रेशनल।
वैसे तो इंग्लिश में रेशनल का अर्थ तार्किक भी होता है, जो लॉजिकल चीजें होती है वो सब क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। जैसे कि यहाँ पे समझना भाई, परिमेय संख्या की जब बात करेंगे तो हम लोग कह देंगे कि वे संख्याएं जिनका रूप p बटे q होता है, जिनका रूप क्या होता है, p बटे q, मतलब ऐसे सभी नंबर जिनका रूप क्या होता है, p बटे q होता है, वो सब परिमेय होते हैं। पर कंडीशन है कि परिमेय संख्या का जो हर है, q है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब परिमेय संख्या p बटे q के फॉर्म में होती है, पर उसका हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो बात समझने वाली है। जैसे एग्जांपल की बात हम लोग कर देते हैं, किसी ने लिखा अभी 1, तो 1 कैसा नंबर है, परिमेय, क्योंकि 1 के बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो परिमेय बन जाएगा। बात करें भाई 2 की, तो 2 बटे में 1 हो जाएगा, ये भी परिमेय है। बात करें -3, तो -3 के बटे में 1 ले सकते हैं। फिर किसी ने कहा भाई 6 बटे 7, 2 बटे 3, 1 बटे 8, या किसी ने कहा भाई 0 कैसा नंबर है, 0 भी परिमेय होता है, कारण है क्योंकि 0 के नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई, 1, तो 0 बटे क्या हो जाएगा, 1। शर्त ये थी कि हर 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हर 0 नहीं है, यहाँ पे अंश 0 है, तो 0 एक कैसा नंबर है, परिमेय नंबर है। बात करें भाई 2 बटे यहाँ पे -7, तब भी ये कैसे नंबर होंगे, परिमेय। तो शायद सभी को परिमेय संख्या कंफर्म हो रही होगी कि वे संख्याएं जिनका रूप p बटे q, लिखना हो तो भाई लिख भी सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका रूप p बटे q होता है, कॉमा q डज नॉट इक्वल टू 0। शर्त शायद ये किसी को क्लियर ना हो कि भाई p और q क्या है, तो p व q पूर्णांक है। p व q क्या है भाई, पूर्णांक। बोले कैसे भाई, तो p व q प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं, और 0 एक कैसा नंबर है, तो हम लोग कह सकते हैं परिमेय नंबर है। कैसा है भाई, परिमेय। अच्छा, पॉइंट ये भी बनते हैं कि भाई जो दशमलव संख्या होती है, जैसे कि 0.4 है, या 0.2 है, 0.03 है, 0.7 है, ये सब नंबर कैसे, ये परिमेय होते हैं। कैसे, क्योंकि इनको हम दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो भाई करके दिखाते हैं। पॉइंट लगा है, तो पॉइंट जैसे ही कैंसिल करोगे तो एक जीरो बढ़ेगा 4/10, ये परिमेय बन चुका है। 0.2 है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा 2/10, यहाँ 0.03 है तो 3 बटे में पॉइंट है 2, मतलब 100 आएगा बटे में, और 7 है 7/10। अब ये कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी समझना है केवल कि इनका रूप कैसा होना चाहिए, p बटे q होना चाहिए। तो शर्त है p बटे q का रूप अगर होगा तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, परिमेय नंबर हो जाएगा। कन्फर्म यहाँ तक की बात भी, परिमेय नंबर क्या होता है, ठीक है। अगर ये परिमेय कन्फर्म है तो भाई ध्यान भी रखना हमेशा के लिए कि परिमेय नंबर सदैव p बटे q के फॉर्म में होता है। अगर वो p बटे q के फॉर्म में नहीं भी है तो देख लेना उसके हर में 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1, और अगर हर में 1 है उसके, तो समझ जाना वो कैसा नंबर है, परिमेय है। अच्छा, इसके बाद में बात कर लेते हैं भी अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय का अर्थ हमने पहले ही बताया था, अपरिमेय का अर्थ होता है जो परिमेय नहीं है, मतलब जो रेशनल नहीं है, इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। कन्फर्म यहां तक की बात। इरेशनल नंबर क्या होता है, बात समझना बहुत ध्यान से सभी लोग भाई। किसी ने पूछा कि भाई अपरिमेय नंबर क्या होता है, तो हम लोग कह देंगे अपरिमेय का मतलब होता है ऐसा नंबर जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है। मतलब ये हुआ कि पहचान करना तो बहुत आसान है, जो परिमेय नहीं होगा वो कैसा हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन फिर भी इसकी कोई परमानेंट डेफिनेशन हो सकती है क्या, तो हम लोग कह देंगे कि जो ना तो पूर्ण वर्ग हो, ना तो पूर्ण वर्ग हो, और ना ही पूर्ण घन हो। मतलब ना तो पूर्ण वर्ग हो और ना ही क्या हो, पूर्ण घन हो। ठीक है, हम लोग पूरा समझेंगे, और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जो खत्म नहीं होगा। हर एक चैप्टर के बारे में थ्योरी की भी बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस की भी बात करेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। ठीक, कंफर्म यहां तक की बात भी। तो बात की हमने कि अपरिमेय क्या होता है, जो परिमेय नहीं है, या फिर जो ना तो पूर्ण वर्ग है ना ही पूर्ण घन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या 2 किसी का वर्ग होता है, तो हम लोग कहेंगे 2 किसी का वर्ग नहीं, लेकिन 2 का वर्ग कितना होता है, 4। क्या 3 किसी का वर्ग है, 3 किसी का वर्ग नहीं, लेकिन 3 का वर्ग कितना होता है, 9। बात करें भी 4 किसी का वर्ग होता है, बिल्कुल भाई 4 2 का वर्ग होता है, तो 4 कैसा है, पूर्ण वर्ग है। 5 किसी का वर्ग होता है, 5 किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 6 किसका वर्ग होता है, 6 किसी का वर्ग नहीं, लेकिन 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 7 किसी का वर्ग है, 7 किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 7 का वर्ग क्या होता है, 49। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो किसी के वर्ग नहीं है या जो किसी के घन नहीं है वो सब कैसे नंबर है, अपरिमेय। बोले कैसे भी, हमने कहा रूट 6, रूट 6, एक मिनट रुकना भाई। रूट 6, रूट 6 कैसा नंबर है, तो हम लोग कह देंगे भाई रूट 6। क्या 6 किसी का वर्ग है, कहेंगे भाई बिल्कुल नहीं है, मतलब 6 कैसा हो गया, अपरिमेय। फिर बात करें 7 किसी का वर्ग है, नहीं है भाई। रूट 3 किसी का वर्ग है, नहीं है। 2 किसी का वर्ग है, ये भी नहीं है। और या फिर 11 किसी का वर्ग है। तो ऐसे सभी नंबर जो पूर्ण वर्ग नहीं है या पूर्ण घन। अच्छा, पूर्ण घन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या 6 किसी का घन है, तो नहीं है भाई। क्या किसी ने कहा भाई 2 किसी का घन है, नहीं है। या फिर हम कह देंगे भाई 3 किसी का घन है।
या 7 किसी का घन है, तो कह देना बस इतना भाई कि जो नंबर ना तो पूर्ण वर्ग होता है और ना ही पूर्ण घन होता है, वो सभी नंबर कैसे होते हैं, हम लोग कह देंगे वो सभी नंबर कैसे होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो पहचान करने वाली बात ये है कि अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में आएगी। अब बात हुई कि रूट में आने वाला हर एक नंबर अपर में होगा, तो नहीं भाई, जो नंबर किसी का वर्ग होगा वो भले ही रूट में हो तब भी वो कैसा होगा, परमेय, और जो नंबर रूट में होने पर किसी का वर्ग नहीं है वो कैसा होता है, अपरमेय। तो बात यहां तक शायद कंफर्म हो रही होगी, इतना पहले नोट करेंगे और इसके बाद में हम लोग समझते हैं कि भाई पाई क्या होता है। पाई भी एक ऐसा नंबर है अपरमेय, तो उसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, लिखें यहां तक की बात पहले। ठीक है भाई, हो गया सभी का। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद में, थोड़ा सा जल्दी भी करना है या फिर वीडियो बाद में पॉज करके अलग से लिख लें। ठीक है, टाइम खराब नहीं करना है बिल्कुल भी, सीखना है इन चीजों को और इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। जो लोग अभी अनसॉल्व कर रहे हैं या जिन्होंने कम से कम 10-12 प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं या फिर जो आगे अभी सेट कर रहे हैं, उन्हें जानकारी होगी कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और डेली जैसा कि ऑफलाइन बैच में क्वेश्चन करवाए जाते हैं, डेली 20 या 25 क्वेश्चन डेली होते हैं, तो उसे पता लगता है कि भाई हर एक चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो कि नंबर सिस्टम की ये बात हो रही है, तो नंबर सिस्टम में हम बताएंगे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने नंबर के लगभग क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें। ठीक है भाई, समझते हैं हम लोग यहाँ पे भी। तो हम लोग समझ चुके हैं कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। एक पॉइंट अपना बचा ये है कि भाई पाई क्या है, पाई को समझना पड़ेगा भाई। तो शायद सबने कक्षा 8 में या 9 में सीखा हो कि पाई का मतलब क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। अभी किसी ने कहा कि जो पाई के मान होते हैं, पाई के क्या होते हैं, मान। पाई के मान दो टाइप के होते हैं, एक तो है 22/7, एक है 3.14159 डॉट डॉट। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे मान अपर में है। अब बात करते हैं कि पाई का तो और भी एक मान होता है डिग्री में, 180 डिग्री या फिर अंश कह सकते हैं हम लोग। तो ये तो बात एक अलग हो गई। इन दो की बात करते हैं कि अगर पाई का मान कहीं 22/7 लिखा गया है, कि 22/7 लिखा है, तो वो कैसा होगा, परमेय। अब कोई ये कहेगा भाई कि पाई का जो मान है वो 22/7 है तो परमेय, और पाई कैसा है, परमेय। ये कैसी बात हुई भाई, हम लोग कह देंगे कि 22/7 p/q का रूप का है। किस रूप का है, p/q के रूप का है। लेकिन जो पाई है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3.14। अब ये कोई फिक्स मान नहीं है और ना ही ये किसी का वर्ग है, तो ये कैसा हो जाएगा, अपरमेय। तो ध्यान रखना भाई, पाई के दो मान होते हैं, एक तो 22/7 और एक 3.14। लेकिन अगर पेपर में कहीं भी पाई लिखा है तो पाई को हम लोग कैसा मानेंगे, अपरिमेय ही मानेंगे। कैसा मानेंगे, अपरिमेय। किसी ने पूछा पाई कैसे बनता है, तो ये सबको सिखाया गया होगा, और नहीं सीखा किसी ने तो आप सीख लो भाई। पाई जो होता है वो निकलता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। कहने का मतलब है कि अगर वृत्त की परिधि में वृत्त के व्यास से भाग दिया जाए तो पाई प्राप्त होता है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है, 2πr। और वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r। परिधि 2πr होती है, व्यास क्या होता है 2r। अगर 2 से 2 कैंसिल करें, r से r, तो बचता है पाई। मतलब कोई पूछे कि पाई कैसे प्राप्त हुआ, तो बस कह देना है कि वृत्त की परिधि में वृत्त के व्यास से भाग देने पर क्या मिलता है, पाई मिलता है। अच्छा, फिर पूछा जाए कि पाई की खोज किसने की थी भाई, तो पाई की खोज की थी विलियम जॉनसन ने। किसने की थी, विलियम जॉनसन ने की थी। ठीक है भाई। अच्छा, और समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि पाई जो है, पाई दिवस कब मनाते हैं, क्या क्या बताएंगे भाई, पाई दिवस कब मनाते हैं। तो यहाँ देखना भाई, पाई की वैल्यू लिख रखी है हमने 3.14159। 1 4 मतलब 14 और 3 मतलब तीसरा महीना, मतलब 14 मार्च। क्या हो जाएगा भाई, 14 मार्च। और टाइम भी दिया था वैसे तो 1:59 पर पहली बार पाई दिवस मनाया गया था, मतलब 14 मार्च को। और 1:59 पर क्या मनाते, पाई दिवस मनाया गया था। बात कंफर्म यहाँ तक कि भाई ये होगी पाई की बात। तो जहां भी अब पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन में कहीं भी एक एक नंबर का जहां क्वेश्चन होता है, वहां अगर पाई दिया है तो पाई कैसा नंबर होगा, अपरिमेय होगा। कंफर्म बात यहां तक की। अगर ये कंफर्म है तो हम लोग इसके बाद में समझेंगे दशमलव नंबर्स क्या होते हैं। लगातार करते रहेंगे हम लोग, और रुकना तब तक नहीं जब तक कि ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाते। ठीक है भाई, इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। अब बात कर लेते हैं कि भाई दशमलव क्या होता है। किसकी बात करेंगे हम लोग, दशमलव क्या होता है। पहला पॉइंट पे अगर पूछा जाए कि भाई दशमलव क्या है, तो दशमलव का साफ साफ अर्थ होता है डेसिमल। डेसिमल में अगर नंबर एक हिंदी का निकाला जाए तो डेसी प्लस मल, मतलब डेसिमल का अर्थ होता है 10वां भाग। कौन सा भाग भाई, 10वां भाग।
दशमलव का भी अर्थ ये होता है दशम मतलब 10वां भाग। कौन सा भाग भाई? 10वां। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दशमलव का अर्थ होता है 10वां भाग। कौन सा भाग? 10वां। तो जहां पे भी 10वें भाग की बात करेंगे मतलब 1/10। कितना भी? 1/10। अगर हम 10 से 1 में डिवाइड कर लेते हैं तो वही बन जाता है एक पॉइंट। तो इस पॉइंट का ही नाम क्या होता है? दशमलव। पॉइंट का ही नाम क्या होता है? दशमलव। मतलब ये हुआ, अगर किसी नंबर को दशमलव में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 या 1 जीरो की आवश्यकता होती है। अगर हमें 2 अंक के दशमलव चाहिए तो हमें 2 जीरो चाहिए होंगे। वैसे ही 3 अंक के दशमलव चाहिए तो क्या चाहिए होंगे भाई? 3 जीरो। मतलब जितने जीरो होंगे उतने ही अंक बाद क्या आएगा भाई? दशमलव आएगा। कन्फर्म बात यहां तक की भाई? अच्छा, बात करते हैं कि दशमलव संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? दो। पहला होता है शांत दशमलव। पहला क्या होता है भाई? शांत दशमलव। तो नाम से पता लग रहा है भाई, शांत का मतलब है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और अशांत का मतलब है जो पूरा पूरा डिवाइड ना हुआ हो। दशमलव भी दो प्रकार के हो गए भाई। कौन कौन से? शांत और अशांत। बात कर लेते हैं भाई शांत संख्या जो होती है। कौन सी भाई? शांत संख्या जो होती है वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हमने कहा भी कैसे? जैसे लिखा 0.2, ये पूरा डिवाइडेड है। या फिर लिखा 0.3, या फिर लिख दिया गया 0.5। वैसे 0.3 की बात करें हम लोग तो ये पूरा पूरा डिवाइड है। 0.5 भी कैसा है? पूरा डिवाइड है। लेकिन 0.25 ये भी कैसा है? पूरा डिवाइड। 0.125 ये भी कैसा है? पूरा डिवाइड। लेकिन अगर कहीं लिखा है 0.333, मतलब 3 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, लगातार 3 से कैंसिल होगा। 0.44444, कई बार 4 आ गया। 0.666, ऐसे भी नंबर कैसे हो जाएंगे भी? अशांत। तो समझना क्या है कि जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है वो कैसा होता है? शांत। और जो पूरा डिवाइड नहीं होता वो कैसा होता है? शांत। थोड़ा समझने वाली बात ये है कि अगर हमें कोई भिन्न दी है, हमें क्या दी है? भिन्न। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वो परिमेय है या फिर कैसा है? अपरिमेय। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा 2/5, ये लिखा हमने 3/10, या फिर लिख दिया हमने 4/25, या 1/125। अब देखना ये है कि ये 2/5 है, तो 2 में अगर 5 का डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। 20 होगा, 5 चौको 20, 4 बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 3/10 से डिवाइड करोगे तो ये 0.3 आएगा। 4/25, अगर 25 से डिवाइड करोगे तो पहले लगाओगे पॉइंट, 40 हो जाएगा। 25 से कम 25, फिर कितना बचेगा? 15। 150 हो जाएगा। 25 से 6 बार काटोगे डिवाइड हो जाएगा। 1/125 की बात करें तो ये भी डिवाइड करने के लिए पहले पॉइंट लगाओगे, फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो बढ़ाओगे, और फिर हम लोग काट देंगे कितनी बार भी? 8 बार। तो 8 बार में ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बस हमारे यहां तक। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? शांत हैं। तो जब शांत नंबर है तो एक बात पता लगी कि इन सब के नीचे या तो 5 है या फिर 5 का ही कोई गुणज है। जैसे कि 10 को बोलते हैं 5 गुणा 2। क्या बोलते हैं? 5 गुणा 2। तो मतलब ये हुआ कि जिन संख्याओं के हर 2 की पावर या 5 की पावर के रूप में होते हैं, जिनके हर या तो 2 की पावर में होते हैं, फिर किस में होते हैं? 5 की पावर में होते हैं, वो सब कैसे नंबर होते हैं? तो हम लोग कह देंगे वो शांत नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं भी? शांत। बात करना यहाँ तक कि भाई जो नंबर जिनके हर 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप के होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? शांत। तो जिनके हरों में 2 लिखा हो या 5 लिखा हो वो पहले से ही शांत है, चाहे डिवाइड करो चाहे ना करो। मतलब ये हुआ कि अशांत क्या है? तो अशांत की बात करें तो जिनके हर 2 या 5 नहीं, जैसे 1/3, 1/12, 1/17, 1/15, 1 यहाँ पे लिख दें हम लोग 300, ये सब नंबर अशांत है। कैसे हैं? अशांत। बोले भाई कारण क्या है? कारण है कि इनके हरों में अगर 3 है या ऐसा कोई नंबर है जो 2 और 5 नहीं है तो वो सब कैसा नंबर होगा? अशांत होगा। जैसे कि 15 है तो 5 3 15, 5 तो है लेकिन फिर 3, 3 कैसा नंबर है? विषम। तो मतलब जिनके नीचे 2 और 5 है वो तो शांत है, जिनके नीचे 2 5 नहीं है वो सब कैसे हैं? भी अशांत। उम्मीद है सभी को दशमलव भी कंफर्म हुआ होगा। शांत अशांत नंबर क्या होता है क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तक इतना नोट करें और इसके बाद में हम लोग स्टार्टिंग कर देंगे कि अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा। ठीक है, अभी पहले इतना नोट करें यहाँ तक। ठीक है भाई, हो गया सभी का यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद में, और भाई कमेंट करते जाएं, बताते जाएं कि कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार कमेंट करेंगे, और इसके बाद में जो अगली वीडियो आएगी हम लोगों की, मतलब उसमें भी कुछ डाउट्स जो बचेंगे वो सारे क्लियर किए जाएंगे। लास्ट टाइम पे जब एग्जाम होने वाला होगा उस टाइम भी एक बड़ी मैराथन क्लास लेके आएंगे हम लोग, ताकि उसे समझ सके अच्छी तरीके से, और इतने भी टाइप के अनसॉल्व में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यहाँ पे हम थ्योरी भी लेके चलेंगे और कुछ टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम्पल फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है भाई, नोट करें यहाँ तक सब लोग इतना। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है भाई, समझने वाली बात अब क्या है इसके बाद में, अब पॉइंट जो बनेंगे उनको बहुत ध्यान से समझना है कि संख्याओं का लासा और मासा। ठीक है भाई, क्या समझना है, संख्याओं का लासा तथा मासा। ये भी पॉइंट पेपर में कम से कम 2 नंबर या 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनवाता है अपना, कि उसमें पूछ लेगा कि दी गई संख्याओं का या तो एलसीएम निकालो या फिर क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। बात समझने वाली है, बहुत छोटी सी बात है, ये भी समझ लेते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स, ये 2 पॉइंट की बात हम लोग करेंगे। पहले समझ लेते हैं भी लासा क्या होता है। शायद कई बार हम लोग गलत भी पढ़ते हैं कि लासा का हिंदी में अर्थ क्या होता है, वो क्या है, और मासा का हिंदी में अर्थ क्या है, वो क्या है, वो भी समझने वाली बातें होती हैं। अगर कुछ पॉइंट हम लोग गलत पढ़ रहे हैं तो वो भी आगे चलकर दिक्कत दे सकता है। ठीक है, पहले समझने वाली बात यह है कि लासा क्या है। कमेंट करके बताएं कोई भी कि लासा क्या होता है, एक बार बताएं सभी लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। लासा क्या है, ठीक है भाई, हम लोग देखते हैं भी लासा का अर्थ पहले समझ लेते हैं। लासा का अर्थ होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य। क्या होता है अभी, समापवर्त्य। भाई वर्त और वर्तक में होता है अंतर, हम समझाएंगे अभी वर्त क्या होता है और वर्तक क्या होता है। वैसे ही दूसरा पॉइंट है मासा, तो मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे हमने वर्त का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पे प्रयोग किया है वर्तक का। समझना यह है कि भाई वर्त और वर्तक में क्या अंतर होता है। कहीं कहीं ये वर्ड लिखे होते अपवर्त्य, क्या लिखा होता है, अपवर्त्य, और दूसरा होता है अपवर्तक, दूसरा क्या होता है, अपवर्तक। तो भाई यहीं पे समझ लेते हैं, आगे दिक्कत नहीं आएगी। अपवर्त्य का मतलब होता है विभाजित होने वाला। क्या होता है, विभाजित होने वाला, मतलब कटने वाला। विभाजित होने वाला या फिर क्या होता है भी, कटने वाला होता है। पूछा जाए अपवर्तक का मतलब क्या होता है, तो विभाजित करने वाला। क्या होता है, विभाजित करने वाला, मतलब लासा जो होता है विभाजित होता है, और मासा का मतलब जो विभाजित करता है। तो जो विभाजित होता है उसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, और जो विभाजित करता है उसे क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो वर्तक और वर्त का अंतर शायद सब लोग समझ गए होंगे। वर्त मतलब विभाजित होने वाला, और वर्तक का मतलब विभाजित करने वाला। कंफर्म यहाँ तक की बात भी। अच्छा, फिर समझते हैं भी कि लासा का जो इंग्लिश में अर्थ है वो है एलसीएम। क्या है भी, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है भी, अब इसको कैसे भी समझेंगे कि पेपर में हम कब एलसीएम निकालें और कब एचसीएफ निकालें। तो जहां क्वेश्चन में लिखा हो न्यूनतम, क्या लिखा हो भाई, न्यूनतम संख्या निकालो, या लिखा हो छोटी से छोटी संख्या, क्या लिखा हो भाई, छोटी से छोटी संख्या लिखा हो, या फिर बोल दिया गया यहाँ पे कम से कम, क्या बोल दिया हो भाई, कम से कम। तो ऐसे सभी पॉइंट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा, फिर क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उम्मीद है सभी को एलसीएम क्लियर हो रहा होगा कि छोटी से छोटी संख्या, या फिर न्यूनतम संख्या, या फिर कम से कम संख्या। अच्छा, दूसरा पॉइंट है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, ये भी समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है महत्तम, महत्तम संख्या बताओ, अधिकतम संख्या बताओ, या फिर बड़ी से बड़ी। क्या बोलेगा, बड़ी से बड़ी संख्या। मतलब या तो महत्तम पूछेगा या न्यूनतम, या फिर अधिकतम पूछेगा, फिर क्या पूछेगा, बड़ी से बड़ी। तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या है, मल्टीपल डिवाइड होता है और फैक्टर डिवाइड करता है। ठीक है, फैक्टर डिवाइड करता है, मल्टीपल डिवाइड होता है। ठीक, कंफर्म यहाँ तक की बात भी। अब आगे समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास दो संख्या है, कितनी संख्या है, दो। बोले कौन कौन सी, हमने कहा कि मान लो अपने पास दो संख्या है ए और बी। संख्या कितनी है भाई, दो है, ए और बी। और हमसे पूछा है कि इनके लासा और मासा में संबंध बताओ। तो ध्यान रखना सभी लोग कि पहली संख्या क्या होगा भाई, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होगा लासा गुणे मासा। बराबर क्या होगा भाई, लासा गुणे मासा। और ये फार्मूला बहुत ही काम का है कि अगर अपने पास कभी भी दो नंबर दिए हैं और या तो मासा पता है फिर क्या पता है लासा, तो उनमें से कोई एक नंबर निकल सकता है। तो पहली संख्या हमने क्या मानी है, ए, और दूसरी क्या मानी है, बी, और लासा का मतलब एलसीएम होता है। लासा का मतलब क्या है, एलसीएम। मासा का मतलब क्या है, एचसीएफ। तो लासा और मासा हो गया ए गुणा बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। कन्फर्म यहाँ तक की बात भाई। ये तो हो गया अपना एक पॉइंट कि ए गुणा बी बराबर एलसीएम इंटू क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये कई सवालों में प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, और करके भी बताएंगे अभी। कन्फर्म यहाँ तक की बात भाई कि लासा और मासा क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात इसके बाद और बचती है अपनी यहाँ पे कि भैया अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है।
अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, क्या पूछेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो हम लोग कह देंगे कि जो नंबर अभाज्य संख्याओं से विभाजित होते हैं, किससे भी, अभाज्य संख्याओं से विभाजित होते हैं, अभाज्य संख्याओं से विभाजित होते हैं, उनके जो गुणनखंड होते हैं उन्हीं को हम लोग कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंडन। मतलब जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं हमेशा अभाज्य नंबर से, जैसे कि 2 से डिवाइड करेंगे या फिर 3 से करेंगे या फिर 5 से, वो सब कैसे नंबर होते हैं, अभाज्य। तो उसी के जो फैक्टराइजेशन होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंडन बोलते हैं। मतलब 2, 3, 5, 7 या फिर 11, 17, 19, ये सब कैसे नंबर है, अभाज्य। कंफर्म आ जाए तक कि भाई इतना अगर कंफर्म हुआ है तो यहाँ तक नोट करें और कमेंट में बताएं कि कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छी तरीके से पढ़ते जाएं भाई, आगे जितने पॉइंट आएंगे बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नोट करें भाई। ठीक है, हो गया सभी का भी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगर नहीं हो पाया तो भाई बाद में अपना नोट कर ले। अभी तो फिलहाल में ये है कि सीखते रहे जितना हो सके भाई, और एक पेन कॉपी साथ में रखे ताकि जितने भी पॉइंट है वो सारे नोट करते जाएं। ठीक है, और थ्योरी कंफर्म हो जाएगी तो क्वेश्चन फिर आराम से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, यहां तक हो गई अपनी थ्योरी इस चैप्टर की। अब बात कर लेते हैं भी कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और वो क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझते हैं बात को भी। सबसे पहले पेपर में जो एक क्वेश्चन आता है अपना, पहले टाइप का क्वेश्चन, मतलब यहां पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन टाइप। ठीक है, क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन का क्या क्या टाइप होगा और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट, यहां पे जो पहला प्रकार होता है पेपर में क्वेश्चन आने का वो होता है कि अपरिमेय संख्या की पहचान कीजिए। क्या पूछेगा, अपरिमेय संख्या की पहचान। मतलब यहां पे वो कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी परिमेय है, तो बस एक टिक मारना होगा वहां पे या फिर ऑप्शन में हमें गोला करना होगा। कैसे भी थोड़ा समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर। पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, 4 ऑप्शन दिए हैं, और रूट 17/4। दूसरा ऑप्शन दिया है रूट 2/3। तीसरा ऑप्शन दिया है पाई, और चौथा ऑप्शन दिया यहाँ पे 0.748। ठीक है भाई, अपने पास कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं, और हमसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से परिमेय कौन है और अपरिमेय। अच्छा, पेपर में एक ही बात पूछेगा, या तो परिमेय या फिर क्या पूछेगा, अपरिमेय। हमने लिखा अपरिमेय की पहचान, हो सकता है पेपर में परिमेय पूछ लिया जाए, तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं भाई। हमने कहा था कि परिमेय क्या होता है, जो P/Q के रूप में होता है वो क्या होता है, परिमेय। और जो पूर्ण वर्ग नहीं है या पूर्ण घन नहीं, वो सब कैसे होता है, परिमेय। अपरिमेय नंबर किसके अंदर होता है, रूट के अंदर। वैसे तो यहाँ ये 2 नंबर रूट में है, तो क्या ये अपरिमेय होंगे, तो हम लोग कहेंगे हो सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी के वर्ग है तो ये परिमेय होंगे। जैसे कि बात समझते हैं भाई, 17 किसी का वर्ग है तो हम लोग कहेंगे भाई नहीं है, तो 17 के ऊपर क्या रहेगा, रूट। लेकिन 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो ये नंबर जो है वो कैसा है, अपरिमेय। ये नंबर कैसा है भाई, अपरिमेय। तो हम लोग कह देंगे ये पहला नंबर अपरिमेय हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि यहां 17 किसी का वर्ग नहीं है। अच्छा, 2 किसी का वर्ग है, तुम कहोगे नहीं है भाई। 3 किसी का वर्ग है, नहीं है, तो हम लोग कह देंगे ये भी नंबर कैसा हो गया, अपरिमेय, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है। अच्छा, पाई के बारे में हम लोग भी बात कर चुके हैं कि पाई का जो मान होता है 3.14159, वो कैसा होता है, अपरिमेय। वो मान कैसा होता है, अपरिमेय। तो ये तो हो गया अपरिमेय भाई। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि 0.748, अगर हम पॉइंट काटेंगे तो ये 748, और पॉइंट 3 अंक बाद है तो जीरो कितने बढ़ेंगे भाई, 3। ये बन गया P/Q। अगर ये P/Q है तो ये कैसा नंबर हो गया, परिमेय। उम्मीद है सभी को पहचान करनी आ रही होगी कि परिमेय कैसे पहचान करेंगे, अपरिमेय कैसे पहचान करेंगे। अगर क्लियर है तो कमेंट में एक बार बता दे कि भाई कंफर्म हो गया है। फिर इसके बाद एक एग्जांपल और लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहीं पे, और समझे सब लोग ध्यान से भी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। पहला पॉइंट लिखा हमने यहाँ पे रूट में 2। दूसरा पॉइंट है रूट 16/9, रूट 16 बटे कितना भाई, 9। तीसरा पॉइंट लिखा है रूट 9/25, और चौथा पॉइंट लिख दिया गया यहाँ पे रूट 45/25। कितना, 45 बटे में कितना हो जाएगा, 25, या फिर 25 के स्थान पे कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 81 लिख दिया हमने।
ठीक है भाई। अब पहले पहचान करने को बोलेगा, या तो परिमेय बता दो या फिर क्या बता दो, अपरिमेय। तो बस पहचान ही करनी, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या दो किसी का वर्ग है? तुम कहोगे भाई नहीं है, दो किसी का वर्ग नहीं है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। 16 किसका वर्ग है? 4 का। 9 किसका वर्ग है? 3 का। मतलब 4/3 हो गया p/q, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? परिमेय नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा? परिमेय। 9/25, तुम कहोगे भाई 9/25 में 9 3 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, तो ये कैसा रूप हो गया? p/q, तो ये भी कैसा हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। इसके अलावा 45/81, 9 से काटो कितनी बार कटेगा? 5 बार। और ये 9 में 81, भाई 5 तो किसी का वर्ग है नहीं, लेकिन 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो ये जो 5 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये कैसा हो गया? अपरिमेय। ये कैसा नंबर हो गया भाई? अपरिमेय। उम्मीद है सभी को ये बात कंफर्म हो रही होगी कि कैसे परिमेय की पहचान करनी और कैसे अपरिमेय की। तो एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग अगर क्लियर हो गया है कि अपरिमेय क्या है और परिमेय क्या है। ठीक है भाई, नोट करेंगे यहां तक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद समझेंगे कि अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय में जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए या घटाया जाए तो कैसा नंबर मिलेगा। तो पहले इतना नोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कर लिया सभी ने, आगे बढ़ते हैं भाई। ये पहला टाइप था। अब दूसरे टाइप की बात करेंगे हम लोग कि दूसरा टाइप कौन सा पेपर में बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, पहले टाइप की बात हो गई है, दूसरा टाइप क्या होगा वो देख लेते हैं। नंबर 2, दूसरा टाइप क्वेश्चन बन के ऐसे आता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम निकालो या फिर क्या निकालो भैया? एचसीएफ। तो हमें यहाँ पे सेकेंड टाइम में बात करेंगे लासा और मासा की, जैसा कि अभी हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि लासा व मासा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखेगा 12, 18 और 24 का मासा बताओ। अब भाई कोई सोचेगा इतने आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं आते भी, तो अनसॉल्व एक बार चेक कर सकते हैं सभी लोग। अनसॉल्व में अगर चेक किया जाए तो बस सारे क्वेश्चन लगभग इसी लेवल के होते हैं। लासा मासा के क्वेश्चन आते हैं, परिमेय अपरिमेय के क्वेश्चन आते हैं, सिद्ध कीजिए कि संख्या परिमेय है, या फिर कौन सी संख्या शांत है, कौन सी कैसी है भैया शांत। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं भाई। समझने वाली बात यह है कि पहले 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या होते हैं भाई? 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 के फैक्टर कर लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। बात करें भी 24 के फैक्टर कर लेते हैं तो कितना आएगा भाई? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सी बात है कि हमें जो भी नंबर दिए उन सभी नंबर्स का हम लोग क्या कर लेंगे? फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखना यह है कि भाई मासा का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या। बड़ी से बड़ी कैसी भी? कॉमन, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखना यह है कि इनमें क्या क्या कॉमन है। तो हमने कहा देखो भाई तीनों नंबर में 2 कॉमन दिख रहा होगा, लिख लिया भाई एक बार। फिर पूछा गया यहीं पे कि भाई और क्या कॉमन है, तो हमने कहा 3 3 और 3 कॉमन है। लेकिन क्या इसके अलावा ये 2 कॉमन है? अगर ये 2 यहाँ है तो यहाँ पे नहीं है, पर यहाँ पे मिल जाएगा पर बीच में तो है नहीं। फिर इन सभी नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। मतलब ये हुआ कि जो नंबर सभी में कॉमन होगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो ये 2 सब में कॉमन था और ये 3 सब में कॉमन था, बाकी कोई कॉमन नहीं था तो हमने उसको छोड़ दिया। अच्छा, दूसरी बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, जो कॉमन नहीं वो भी लिखना है। कैसे? जैसे 2 कॉमन है तो 2 को एक बार लिख लिया, 3 कॉमन है 3 को एक बार लिख लिया। फिर ये वाला 2 इन 2 में कॉमन है तो हम इसको केवल एक बार ही लिखेंगे। अब ये किसी में नहीं, एक में तो इसको भी लिख लेंगे, और ये एक में है तो इसको भी लिख लेंगे। मतलब जो कॉमन है वो तो एक बार लिखा ही जाएगा, जो कॉमन नहीं उसे भी एक बार लिखना पड़ेगा। समझ गए बात यहां तक की सभी लोग? ठीक है भाई, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 3 72, कितना हो गया भाई? 72। तो एलसीएम कितना हो गया? 72। बात समझे सब लोग यहां तक की भाई? अब बात कर लेते हैं, क्या जो हम लोगों ने नियम पढ़ा था ए गुणा बी बराबर लासा गुणा मासा, क्या उस पर भी कोई क्वेश्चन आता है? बिल्कुल भाई क्वेश्चन आएगा। लेकिन पहले ये बताएं सभी लोग, क्या ये पहली बात समझ गए कि हमें फैक्टराइजेशन करना है? फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो कॉमन है वो तो एचसीएफ में आ जाएगा, और जो कॉमन नहीं वो किस में जाएगा? एलसीएम में जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप। इसी में इसमें सेकेंड टाइप होता है कि अपने पास 2 नंबर है, जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे 96 और 404। क्या लिखा? 96 और 404। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एचसीएफ दिया है किसका? 96 और 404 का। कितना दिया है भी? 4। तो एलसीएम बता दो। क्या बता दो भाई? एलसीएम। मतलब पेपर ऐसे ही क्वेश्चन बना के देगा कि 2 नंबर दिए हैं, उनका या तो एलसीएम दिया या फिर क्या दिया भाई? एचसीएफ। तो सेकंड टाइप में निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा ये बताओ भाई, ये 2 नंबर है 96 और 404, तो पहला नंबर ए बराबर कितना हो जाएगा? 96, और दूसरा नंबर बी बराबर कितना हो जाएगा? 404। तो ए बराबर 96, बी बराबर कितना भी? 404। अगर हम बात करें कि ए गुणा बी बराबर क्या होता है, तुम कहोगे भाई लासा गुणा मासा। ए गुणा बी बराबर क्या होता है? लासा गुणा मासा। तो ए का मान कितना है? 96, वी का मान कितना है? 404। एलसीएम तो पता नहीं है, लेकिन भाई एचसीएफ कितना है? 4। एचसीएफ कितना दिया है? 4। बस हल करना, आंसर आ जाएगा।
4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 0 4 एकम 4, गुणा जब करेंगे तो 96 का गुणा 1 में 96 और 96 मतलब 9696 क्या हो जाएगा एलसीएम। उम्मीद है सभी को ये भी पॉइंट कंफर्म हुआ होगा कि लासा गुणा मासा बराबर a गुणा b, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। और ध्यान रखें पेपर में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के फंसते वहां पे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बस ये है कि सीख लें आराम से ताकि वहां कोई समस्या ना आए। ठीक है भाई, एलसीएम एचसीएफ का भी एक टाइप कंफर्म हो गया यहाँ पे। अच्छा एक टाइप और बचा है अपने पास एलसीएम एचसीएफ का, कि वो लिख देगा 156 के अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। क्या कहेगा भाई 156, 196, 182 या फिर कोई बड़ा नंबर 235, 255 या फिर 495 या फिर कह देगा 15,625, ऐसा कोई बड़ा नंबर देगा और कहेगा इसके फैक्टराइजेशन करो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जैसे डिवाइड करोगे 7 बार कटेगा और 8 बार कटेगा। 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 ने 18, फिर 2 से, अब तो 2 से कटेगा नहीं भाई। 39 कैसा नंबर है विषम, तो मतलब 2 से नहीं कटने वाला, ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, तो मतलब 156 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। उम्मीद है सभी को फैक्टराइजेशन भी कंफर्म हो रहा होगा भाई। ठीक है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, बस ये है कि हर एक टाइप का हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि बाद में इनके ऊपर कोई समस्या ना आए। और पेपर में सारे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, बाद में हम अनसॉल्व भी करवाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, अभी ऑफलाइन बैच में अनसॉल्व चल रहा है, इसमें जो लोग कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि यही यही सारे क्वेश्चन फंसेंगे वहां पे और सभी यही फॉर्मूले आने वाले। ठीक है भाई, बहुत नॉर्मल सी चीज है, इतना सब लोग करेंगे पहले यहां तक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं लासा मासा के अलावा और क्या क्या आता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में सब लोग इतना नोट करें पहले तो। ठीक है भाई, अब जो अपनी थर्ड टाइप आएगी वो कौन सी आएगी, वो समझने वाली बात है भाई। तो हम लोग कहेंगे अब की बार जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते अपरिमेय संख्या के ऊपर। किसके ऊपर, अपरिमेय संख्या के ऊपर, मतलब सिद्ध करना होता है कि जो दी गई संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय। समझना भाई, अपरिमेय संख्या के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 प्रकार से आते हैं। कितने प्रकार से, 4। और ध्यान रखें कि पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स होता है अपरिमेय संख्या का, या तो 2 नंबर का आएगा, फिर कितने का आएगा, 4 का। ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन 2 का भी आ सकता है और 4 का भी, तो नंबर वाली की बात नहीं, बस ये ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन आएगा जरूर, पक्का आएगा एक क्वेश्चन भाई। तो देखना क्या है वो देखें भाई। सबसे पहले पहला नंबर, अगर अपने पास 2 नंबर है ए और बी, संख्या कितनी है अपने पास, 2, संख्या अपने पास है 2, ए और बी, तो रूप क्या क्या बना सकते हैं हम लोग। पहला रूप बनता है केवल रूट ए के रूप में संख्या आ सकती है, मतलब सिंगल नंबर रूट के अंदर लिखा हो सकता है। दूसरा रूप होता है केवल नंबर ए रूट बी के रूप का आ सकता है, मतलब डबल नंबर हो गया। तीसरा ए प्लस रूट बी के रूप का नंबर आ सकता है। और चौथा चौथा नंबर आ सकता है ए माइनस रूट बी के रूप का। अगर एक और बना लें हम लोग तो पांचवा रूप आ सकता है रूट ए प्लस रूट बी या रूट ए माइनस रूट बी। मतलब इतने टाइप के क्वेश्चन अपरिमेय संख्या पर बनते हैं और ये या तो 2 नंबर के या फिर कितने के आएंगे, 4 के। तो भाई अभी ए और बी के पदों में नंबर लिखे, ये नंबर संख्या के अंकों के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, हमने लिखा जैसे ए के स्थान लिख देते हैं रूट 2, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5, रूट 7 या रूट 6 या फिर रूट 8। आगे बहुत सारे ऐसे नंबर मिल सकते हैं लोगों को भाई। ठीक है, तो इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है और आएगा तो जरूर भाई क्वेश्चन। ठीक है भाई, अच्छा दूसरा टाइप क्या होगा, जैसे यहाँ ए के स्थान पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, 2 रूट 3, यहाँ पे फिर लिख दिया 6 रूट 5, या फिर लिख दिया हमने 3 रूट 2, या फिर लिख दिया हमने 5 रूट 3, या फिर 8 रूट 2। ऐसे जितने भी नंबर हैं इस रूप का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अभी सॉल्यूशन बताएंगे अभी किस टाइप से सॉल्यूशन होता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो भी देखना है यहाँ पे। ए प्लस रूट बी, जैसे यहाँ लिखा ए के स्थान पे 2 और प्लस रूट 3, फिर लिखा भाई 2 माइनस माइनस क्यों, अभी प्लस की बात कर लेते हैं भाई, 2 प्लस रूट 5, या फिर लिख दिया हमने 3 प्लस रूट 6, या फिर लिख दिया हमने 1 प्लस रूट 2, ये भी नंबर हो सकता है भाई। ए माइनस रूट बी का मतलब है कि 1 माइनस रूट 3 या 2 माइनस रूट 3 या 5 माइनस रूट 3 या फिर 6। भाई रूट 3 ही क्यों लेके चल रहे, और कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग 6 यहाँ पे, या फिर कितना हो सकता है भाई 7, या फिर यहाँ पे बोल दिया हमने 2। तो बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, ये भी सब कैसे नंबर होते हैं, अपर में। या फिर अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आने में जैसे लिखा दोनों पे रूट है तो रूट 2 प्लस रूट 3, या प्लस माइनस भी हो सकता है, या रूट 5 प्लस माइनस रूट 6, या रूट 7 प्लस माइनस रूट 8, या रूट 9 प्लस माइनस रूट, भाई 9 नहीं आ सकता क्योंकि 9 किसी का वर्ग है, यहाँ लिख दिया हमने 11 और 7।
उम्मीद है सभी को बात कंफर्म हो रही होगी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाया जाए, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाए, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग किया जाए, उत्तर सदैव कैसी संख्या मिलेगी? अपरिमेय ही मिलेगी। चाहे परिमेय अपरिमेय जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, चाहे क्या करो, भाग, उत्तर सदैव कैसा आएगा? अपरिमेय ही आएगा। बस इतना शायद कंफर्म हुआ होगा, और अगर कंफर्म हो गया है तो बस अगला पॉइंट प्रूफ करने वाला ही आने वाला है। इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे ये नंबर परिमेय है कि कैसे है भी अपरिमेय। क्लियर बात यहां तक की भी? ठीक है, इतना नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट तो बाद में भी कर सकते हैं हम लोग भाई, या फिर वीडियो पॉज करके बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद का पॉइंट क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट क्या आता है वो समझने वाली बात है, देखना भाई। तो पॉइंट ये है कि पहला सवाल हमें दिया गया, सिद्ध कीजिए कि √2 या √5, भाई कोई भी नंबर लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर कह देगा परिमेय संख्या नहीं है। तो जो परिमेय नहीं वो कैसा होता है? अपरिमेय है। ठीक है भाई, ये समझेंगे पहला क्वेश्चन। और हर एक टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, बस ये ध्यान रखना, घर पे अपने मन से भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी इनकी। जो अनसॉल्व में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखें भाई, 20 के 20 क्वेश्चन जो पहले आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव वाले, वो पूरे होंगे, क्योंकि हमें आगे वाला सारा पॉइंट पता होगा। ठीक है भाई, अच्छा अब स्टार्टिंग करते हैं, सोल्यूशन कैसे करना है देखना भाई। अगर कभी भी कोई एक सिंगल नंबर आ जाए और पूछा जाए कि वो अपरिमेय है या फिर कैसा है परिमेय, तो पहले अगर उसने पूछा कि अपरिमेय है तो हम उसका उल्टा मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या। पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि जो √5 है वो कैसी संख्या है? परिमेय। मतलब अपनी तरफ से मान के चलेंगे कि संख्या कैसी है? परिमेय। अच्छा, जैसे ही हमने कहा कि परिमेय है, तो परिमेय का पॉइंट हमने बताया था कि जो नंबर परिमेय होता है वो किसके बराबर होता है? P/Q के। मतलब जो परिमेय होगा वो कैसा होगा? P/Q होगा। लेकिन भाई शर्त भी थी कि Q का मान कभी भी क्या नहीं होता है? 0। और ब्रैकेट में लिखते हैं P/Q क्या होते हैं? पूर्णांक। तो शायद इतनी बात सब लोग समझ रहे होंगे यहां तक। हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज लगभग सेम रहेगी। पहले क्या मान लें, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 किसके रूप का होगा? P/Q के रूप का। और यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। P/Q क्या होंगी? पूरा। ठीक है, अगर सिंगल नंबर आता है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जैसे ही हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा, और बराबर में P/Q का वर्ग हो जाएगा। और √5 का वर्ग कितना होगा? 5। और P का वर्ग P², Q का वर्ग Q²। P का वर्ग P², Q का वर्ग Q²। कैची गुणा करेंगे जैसे ही, तो P² बराबर क्या हो जाएगा? 5Q²। क्या हो जाएगा? 5Q²। इतनी बात कंफर्म हो रही होगी यहां तक कि P का वर्ग और क्या हो जाएगा भाई? Q का वर्ग। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि भाई P तो स्क्वायर है, तो P किसी का वर्ग है, Q भी स्क्वायर है, ये भी किसी का वर्ग, लेकिन 5 किसी का वर्ग नहीं है। हम लोग क्या कहेंगे? चूंकि P² व Q² पूर्ण वर्ग है। कैसे हैं भी? पूर्ण वर्ग। कहने का मतलब भी किसी के वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग हैं, अर्थात यह परिमेय है। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो ये कैसे हैं? परिमेय। परंतु दूसरी बात यह है कि 5 किसी का वर्ग नहीं, हम लोग क्या कहेंगे? 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब विरोधाभास प्रमेय से, किससे भी? विरोधाभास। बोले विरोधाभास क्या? हमने कहा विरोध का आभास हुआ है। कैसे? जब पहले हमने परिमेय माना था और बाद में पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग जो नहीं होता वो कैसा होता है? परिमेय। तो हम कहते हैं कि तब विरोधाभास प्रमेय से √5 कैसा हो जाएगा? √5 अपरिमेय है। कैसा है भी? अपरिमेय। क्लियर बात यहां तक की? √5 कैसा हो गया? अपरिमेय। कंफर्म इतनी बात? ठीक है भाई, तो ये एक टाइप का अपना क्वेश्चन क्लियर हुआ। शायद सभी को कंफर्म हुआ होगा, पहले जो नंबर दिया है उसे परिमेय मान लो। अगर वो नंबर परिमेय है तो वो P/Q के रूप का होगा, और वहां पे Q कभी भी 0 नहीं होगा, तो P/Q क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। और दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर लेंगे? वर्ग। वर्ग करने पर P भी वर्ग है और Q भी वर्ग, लेकिन 5 किसी का वर्ग नहीं। तो हमने क्या बोला? चूंकि P² व Q² पूर्ण वर्ग है, अर्थात ये कैसे हैं? परिमेय है। लेकिन 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, और हम लोग क्या मान के आए थे? परिमेय। जब पूर्ण वर्ग नहीं तो कैसा होगा? अपरिमेय। तो वहां क्या लगाएंगे? विरोधाभास प्रमेय से √5 कैसा है? अपरिमेय। शायद यहां तक की बात कंफर्म हुई होगी। एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट सीखेंगे। ठीक है भाई, नोट करें। ठीक है,
सेकेंड टाइप समझते हैं अभी, इसके बाद कौन सा टाइप आएगा इसमें। सेकेंड टाइप, अगर क्वेश्चन इस टाइप का है कि हमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है अभी? अपरिमेय। ठीक है, 3√5 कैसा है अभी? अपरिमेय संख्या है। अगर 3√5 अपरिमेय संख्या है तो इसे हम किसके रूप में मान लेंगे अभी? P/Q के रूप में। लेकिन भाई उससे पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मानना पड़ेगा कि संख्या कैसी है? परिमेय है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि माना 3√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है अभी? परिमेय। अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक है अभी, क्या संख्या है? परिमेय। तो ये P/Q के रूप की होगी। 3/3√5 बराबर P/Q। लेकिन Q क्या नहीं होगा अभी? Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P व Q क्या होंगे? पूर्णांक। P व Q क्या है अभी? पूर्णांक है। ये बात शायद सभी को कंफर्म हो रही होगी यहां तक की। ठीक है, अगर ये P/Q के रूप में लिखा गया है, ठीक है भाई, अगर ये P/Q के रूप में लिखा गया है तो ये जो नंबर है वो परिमेय है। पर यहां पे जो 3 नंबर, अच्छा पिछले क्वेश्चन में नंबर 1 था, सिंगल था, वहां हमने वर्क कर लिया, यहां नंबर डबल है। तो जो नंबर रूट के बाहर है उसे बटे में भेज दो। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? P/3Q। P/, क्या हो गया? 3Q। इसको डाल देना नंबर 1। अच्छा, अब प्रश्न ये बना कि ये बताओ P/3Q कैसा होगा? परिमेय या अपरिमेय? तो हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय होगा, क्योंकि भिन्न रूप में लिखा है। लेकिन 5 तो किसी का वर्ग है नहीं, तो 5 कैसा हो जाएगा? अपरिमेय। और अगर 5 अपरिमेय है तो हम लोग क्या मान के आए थे? परिमेय। यहां क्या हो गया अपनी बात का? विरोध, मतलब विरोधाभास प्रमेय से जो नंबर है वो कैसा हो जाएगा? अपरिमेय। बात कंफर्म हो रही? आगे बढ़ते हैं भी। अच्छा, अब क्या लिखेंगे? चूंकि P/3Q, या फिर ऐसे बोल देना, तब P/3Q परिमेय। भाई कारण पता है परिमेय क्यों है? क्योंकि ये भिन्न रूप में है। परंतु √5 अपरिमेय। √5 कैसा है भैया? अपरिमेय। अच्छा, जैसे ही इन्होंने कहा √5 अपरिमेय है तो हम लोग क्या मान के आए थे? परिमेय। तो हम कह देंगे तब विरोधाभास प्रमेय से, तब विरोधाभास प्रमेय से जो नंबर था अपने पास, कौन सा? 3√5, वो कैसा हो जाएगा? अपरिमेय। 3√5 कैसा हो गया अभी? अपरिमेय। उम्मीद है सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। क्लियर बात यहां तक की कि एक सिंगल नंबर है तो अलग टाइप से प्रूफ करना है, और अगर डबल नंबर है तो अलग टाइप से। वो भी ध्यान रखना है गुणे में लिखे हैं नंबर। किसमें अभी? गुणे में। तो गुणे वाला कहा जाता है डिवाइड में, पर अगर प्लस में होता तो, या माइनस में, तो क्या करते? पक्षांतर कर लेते। बात कंफर्म होगी यहां तक कि भाई इतना नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट फटाफट करना है क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं अभी। हो गया भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। अच्छा, इसी में क्वेश्चन शामिल कर लेते हैं हम लोग कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3। भाई ध्यान रखना, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो प्लस वाला या फिर कौन सा? माइनस वाला। तो हम प्लस वाला समझा दे रहे हैं, माइनस वाला अपने आप कर लेना। एक भी क्वेश्चन जैसे यहाँ प्लस किया है तो माइनस बना के अपने में से सॉल्व कर लेना भाई। अच्छा, फिर क्या करेंगे? स्टार्टिंग यहाँ से भी वैसी होगी। क्या मानेंगे? पहले जब भी नंबर अपरिमेय प्रूफ करने को आएगा तो हम लोग कैसा मानेंगे? परिमेय। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है अभी? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या मान लेंगे इसे? P/Q के रूप का। मतलब 2 + √3 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। और शर्त वही है कि Q का मान कितना नहीं होना चाहिए? 0। अगर Q का मान 0 नहीं है तो पूछा जाएगा P व Q क्या है? तो P व Q क्या बताते हैं बार बार में? पूर्णांक। P व Q क्या है अभी? पूर्णांक है। समझ गए बात यहां तक की? अब इसके बाद देखते हैं कि भाई यहाँ तो सिंगल नंबर है नहीं, अगर सिंगल नंबर नहीं तो क्या हम वर्ग करेंगे? वर्ग नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे दो प्लस में लिखा उसका पक्षांतर कर लेंगे। √3 बराबर P/Q -2। कैची गुणा कर लेते हैं। अगर 2 के नीचे हम 1 मान लें तो फायदे में रहेंगे भी। कैसे? √3 यहां से P का गुणा 1 में, तो P यहाँ पे हो जाएगा 2Q/Q। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। प्रश्न फिर से वही है कि ये जो नंबर है वो कैसा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये नंबर कैसा है? परिमेय, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा है। लेकिन ये कैसा है? अपरिमेय। हम क्या मान के आए थे? परिमेय। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर से विरोधाभास, मतलब ये नंबर कैसा हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, अभी हम लोग क्या कहेंगे? तब P-2Q/Q परिमेय है। कैसा है भाई? परिमेय। रीजन है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा है। परंतु √3 अपरिमेय। √3 कैसा है भाई? अपरिमेय। और हमने क्या माना था?
परिमेय। हमने क्या माना? परिमेय। अतः विरोधाभास प्रमेय से, किसे भाई? विरोधाभास प्रमेय से जो नंबर है 2 + √3 वो कैसा हो गया? अपरिमेय। ठीक है भाई, कैसा है? अपरिमेय। क्लियर यहां तक की बात? नंबर कैसा हो गया? अपरिमेय। ठीक है, ये प्रूफ करने का एक तरीका था अपना भाई। अगर प्लस का नंबर है तो ही पक्षांतर करोगे, माइनस का है तो भी क्या करोगे? पक्षांतर। तो अगर माइनस वाला ना करवाएं तो सब लोग होमवर्क में ये क्वेश्चन लिखेंगे भाई कि 2 - √3 प्रूफ करके लाएं सब लोग। कैसा होगा? अपरिमेय होगा। और अभी करना जरूर है भाई, बिना कि ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं होते। ऐसे लिख लो यहाँ पे 3 + √5, ये भी क्वेश्चन करके देखना है एक बार। 3 - √6 ये भी करके देखना है भाई। तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन सबको करने हैं भाई। अगर कर लिए तो कंफर्म हो जाएंगे, और इसका आना फिक्स है भाई। 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब लोग नोट कर लें, फिर एक टाइप और बचा इसका, वो समझेंगे। उसके बाद में दशमलव प्रसार समझेंगे, और वहीं पे ये पहला चैप्टर अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल या फिर बहुपद। ठीक है, बहुत टाइम ले लिया हम लोगों ने, एक चैप्टर खत्म करने में 1.5 घंटे का टाइम लग रहा है तो पर्याप्त है। बात समझने वाली है कि इतने में उस क्वेश्चन या उस चैप्टर के सारे टाइप पूरे हो सकते हैं। ठीक है भाई, साफ कर दें इसको इतना, और आगे नोट कर लें सभी लोग। लास्ट टाइप और बचा है भी इसका, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सिद्ध कीजिए कि, एक टाइप और है इसका, सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिए भाई, इस टाइप के सवाल में दोनों नंबर पे रूट लगा होता है। किस पे भाई? दोनों नंबर पे। तो हमने मान लिया कि माना √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। कैसे भी? परिमेय संख्या है। क्लियर यहां तक की बात भी? अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम किसके रूप में मानेंगे? p/q के रूप में भाई। तो हम कह देंगे कि तब √3 + √5 ये किसके रूप का होगा? p/q के रूप का होगा। अगर ये p/q के रूप में है तो q का मान कितना नहीं होगा? 0। और ध्यान रखिए p व q क्या होंगे? पूर्णांक। तो लगभग हमने कहा था ना, क्वेश्चन में लैंग्वेज लगभग सेम रहेगी। ठीक है भाई, हो गया इतना। अब इन दोनों नंबर पे रूट है। अभी तक क्या था भाई? एक नंबर पे रूट था, एक पे रूट नहीं था। अगर एक पे रूट लगा है, एक पे नहीं लगा, तो भाई क्या करते थे? पक्षांतर। लेकिन हाँ, दोनों पे रूट लगा है भाई, तो जहां दोनों पे रूट है वहां भी हम लोग क्या करेंगे? वर्ग। क्या करने पर भाई? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे ही वर्ग करेंगे तो √3 और प्लस √5 का होल स्क्वायर बराबर p² बटे में क्या हो जाएगा? q²। वर्ग कर दिया। अब a + b का होल स्क्वायर सबने पढ़ा होगा क्या होता है अभी, इतना तो पता होना चाहिए भी, 10th में आ गए सब लोग। a² + v² और +2ab। ठीक है, अभी नोट कर दिया हम लोगों ने। कैसे लिखोगे? √3 का वर्ग प्लस √5 का वर्ग और +2ab, मतलब √3 गुणा में √5 और बराबर p² बटे क्या हो जाएगा अभी? q²। नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। √3 का वर्ग कितना होता है भाई? 3। √5 का वर्ग कितना होता है? 5। और रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 15, 2 √15 आ गया, बराबर p² बटे कितना हो जाएगा भाई? q²। कन्फर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, इतनी बात। अब देखो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। 2 √15 बराबर p² अपॉन q²। तो 5 3 8 प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का। कैची गुणा जैसे ही करोगे तो p² - 8q² अपॉन में क्या हो जाएगा अभी? q²। अब यहाँ पे 2 √15 बचा है, तो दो जो नंबर है वो रूट के बाहर है, दो कहाँ ले जाओ? बटे में। तो √15 बराबर हो जाएगा p² - 8q² अपॉन 2q²। ये बताएं इक्वेशन नंबर कितना हो गया? फर्स्ट। अब ये देखें कि इसमें जो दो नंबर आए हैं उनमें से एक कैसा है और दूसरा कैसा है। तो हम लोग कह देंगे कि p² - 8q² अपॉन 2q² कैसा हो जाएगा? परिमेय। तो हम लोग क्या कहेंगे? तब p² - 8q² अपॉन 2q² परिमेय है। कैसा है भाई? परिमेय। अगर ये परिमेय है परंतु दूसरा नंबर देखा जाए √15, क्या 15 किसी का वर्ग है? 15 किसी का वर्ग नहीं है, परंतु √15 अपरिमेय है। √15 कैसा है भी? अपरिमेय। अगर ये अपरिमेय तो हम लोग क्या मान के आए थे? परिमेय। यहां भी विरोधाभास हो गया भाई, हम लोग कह देंगे अतः विरोधाभास प्रमेय से, अतः विरोधाभास प्रमेय से √3 + √5 कैसा है? अपरिमेय। कैसा नंबर हो जाएगा भाई? अपरिमेय। क्लियर यहां तक की बात भाई? ये कैसा नंबर हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन लगेगा। तो अब इस टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क में हम दे रहे भाई, √5 + √8 ये सबको करना है।
या √3 और +√2 ये सबको करना है, या अगर यहाँ माइनस आ जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही थी। ये 2 क्वेश्चन सबको करने हैं और करने जरूर है भाई, अगर नहीं करोगे तो कंफर्म ही नहीं होगा उतना। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक की बात। ये था लास्ट टाइप किसका, अपरिमेय संख्या का। तो 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमने 4 टाइप के बताए हैं सभी को। अब आगे समझते हैं दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाएगा, तो वो आखिरी टाइप होगा इस चैप्टर का, और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। ठीक है, नोट करें यहां तक। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे आखिरी टाइप के रूप में, जो इस चैप्टर का नंबर सिस्टम का आखिरी टाइप जो बनता है पेपर के लिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में, नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में सीखा, जो नंबर्स पेपर में आ सकते हैं, जैसे कि सहभाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, या फिर जुड़वाभाज्य, ये नंबर आ सकते हैं। अभी दूसरा टाइप ये होता है कि परिमेय और अपरिमेय नंबर क्या है, अपरिमेय नंबर प्रूफ कैसे करेंगे, अपरिमेय की पहचान कैसे करेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए यहीं पे, तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत वाले। फिर हमने ये पूछा कि लासा मासा कैसे निकालते हैं, उनके बीच संबंध होता है, a गुणा b बराबर लासा गुणा मासा। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट पे हम लोग, कि अगर हमें कोई भी एक नंबर दिया, मान लो यहाँ पे लिखा 17/8, ठीक है, या किसी ने बोल दिया यहाँ पे कि 7/25, 7 बटे कितना भी 25, या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि 2 बटे यहाँ पे बोल देगा वो 5। ठीक है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ही तो है भाई। यहाँ पे हमने लिख दिया 13/8। अब समझना भी बहुत ध्यान से, पेपर ऐसे क्वेश्चन लाएगा कि बिना लंबा भाग दिए, मतलब वो पहले कह देगा बिना लंबा विभाजन किए, मतलब भाग तो देना ही नहीं वहां पे, बिना भाग किए ही तुमसे कहेगा बिना लंबा भाग किए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करो। अब भाई प्रश्न बन गया कि बिना भाग दिए कैसे दशमलव निकलेगा, तो उसके लिए हमने ये बताया था कि शांत और अशांत क्या होते हैं। एक बार सब लोग कमेंट में बताएंगे भाई, शांत नंबर कब होते हैं, अशांत कब होते हैं। लिखवाया था हमने अभी भाई। शांत नंबर में क्या होता है, शांत नंबर का जो हर होता है वो कितना होता है, 2 की पावर m और 5 की पावर n। लेकिन अशांत नंबर का जो हर होता है वो क्या होता है, उसमें ना तो 2 होता है ना ही क्या होता है 5। या फिर कह सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, आसान। तो यहाँ पहचान करनी भाई कैसे, ये लिखा 17/8। तो अब पहले समझना भाई ध्यान से, जब भी कभी बिना भाग के पॉइंट निकालना हो, दशमलव निकालना हो, तो नीचे वाले नंबर की फैक्टर करो। 8 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो बस ये पूछना है कि भाई 2 की पावर कितनी कर दे, तो आप लोग क्या कहेंगे भाई 3, क्योंकि 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है भाई 3 बार। अब पूछना ये कि भाई दशमलव का अर्थ क्या था, हमने पहले ही समझाया भाई दशमलव का अर्थ है 10वां भाग, मतलब जहां 10 होता है वही क्या बनता है दशमलव, लेकिन अपने पास तो केवल 2 है। अच्छा, फिर प्रश्न बना भाई 2 में कितने से गुणा करे कि 10 बन जाए, तो हमने कहा भाई 2 में गुणा करो 5 से, ऊपर भी 5 से गुणा और नीचे भी किससे गुणा 5 से। लेकिन बात ये बन गई कि भाई नीचे तो 2 की पावर 3 है पर 5 तो अकेला है, तो 5 की पावर 3 से ऊपर गुणा और 5 की पावर 3 से नीचे गुणा। क्या बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, नीचे के नंबर के फैक्टर करने हैं, फैक्टर होने के बाद में अगर 2 है तो 5 से गुणा, अगर 5 है तो 2 से गुणा। देखना ये कि पावर कितनी है, जितनी पावर है उतनी ही पावर लेके चलना वहां पे। ठीक है भाई, अब देखो 17 गुणा 5 के ऊपर 3 घात का मतलब है 125, मतलब 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 गुणा 5 गुणा 5, और 2 का गुणा 5 में करो 2 पंचे 10, अगर 10 हो गया 10 के ऊपर पावर कितनी लगाओगे 3। शायद बात कंफर्म हो गई, पावर दोनों के ऊपर कितनी लगी है, 3 लगी है। 17 का गुणा 125 में करो, 17 पना 85 की 5, 17 दूनी 34, 8 42, 17 1 17 4 21, 2125। अब 10 की पावर 3 का मतलब भैया कितना होता है 1000, कितना होता है अभी 1000। बात समझ गए, 3 बार गुणा करें 1000 आएगा। कितने जीरो है भाई 3 जीरो, दशमलव भी 3 अंक बाद 1 2 3, मतलब 2.125। क्लियर है या नहीं है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही होगी। ये प्रसार कैसा है, हम लोग कह देंगे भी शांत, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अगर कंफर्म हुआ है तो एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग, अगर नहीं हुआ है तो एक बार और समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितनी बार में आएगा उतनी बार समझा जाएगा, वो देखेंगे। ठीक है, 25 जो लिखा है, 25 का मतलब है 5 गुणा 5, क्या है 5 गुणा 5। इसका मतलब हुआ कि 5 के ऊपर कितनी पावर लगाओगे 2। भाई हम लोगों को लाना क्या है, क्या लाना है भाई दशमलव। दशमलव लाने के लिए 5 में किससे गुणा करोगे 2 से, तो हमने कहा 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, लेकिन यहाँ पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 से ऊपर गुणा 2 की पावर 2 से नीचे गुणा। अब जैसे ही गुणा किया है तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, 5 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 10, 10 के ऊपर कितनी पावर है 2, 7 का गुणा 4 में 28, और 10 की पावर 2 का मतलब 100। दशमलव कितने अंक बाद आएगा, हम लोग कहेंगे 2 अंक बाद, क्योंकि जीरो भी कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। तो जैसे ही भाग करोगे 0.28। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना बताते जाए साथ साथ में। ठीक है भाई, नंबर कैसा हो गया शांत, कैसा हो गया नंबर भाई शांत। अब देखें
13/8। यहां भी बात वही है, 13/8 में जो नंबर लिखा है उसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब तो क्लियर हो रहा होगा भाई, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। 2 में कितने से गुणा करें कि 0 बन जाए या 10 बन जाए, तो हम लोग कहेंगे 5 से गुणा करेंगे। लेकिन भाई ध्यान देना है कि 5 के ऊपर पावर कितनी आएगी 3, तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब 13 लिखा है, 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 125, और 2 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा 10, लेकिन पावर कितनी लगी है अभी 3, तो कन्फर्म यहां तक की बात है। क्लियर यहां तक की बात। अब क्या करोगे, 13 पंचे 65 की 5, 13 दूनी 26, 6 32 हो जाएगा, और 13 कम 13 16, 1625 आ जाएगा। और 10 की पावर 3 का मतलब कितने जीरो हो जाएंगे भाई 3 जीरो। अगर 3 जीरो है तो पॉइंट भी कितने के बाद आएगा 3 के बाद, मतलब 1 2 3 1.625। ये कैसा है प्रसार, हम लोग कह देंगे भाई शांत है। बात समझ गए यहां तक की। ठीक है, आखिरी सवाल है इस टाइप का, और यहीं पे नंबर सिस्टम पूर्ण विराम। आसान मारी है, नंबर सिस्टम यहीं पे खत्म हो जाएगा। 5 नीचे लिखा है, 5 में किस नंबर से गुणा करें कि 10 आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे भाई 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे। पावर कितनी है 1, तो गुणा भी 1 पावर से करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 में कितना जीरो है 1, तो पॉइंट भी 1 अंक बाद आएगा, मतलब 0.4। और ये भी प्रसार कैसा है, शांत। यहीं पे नंबर सिस्टम समाप्त हुआ है। ठीक है, सभी लोगों ने ध्यान से समझा होगा कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और जो लोग ये सीख रहे हैं, जिन्होंने कॉपी पे इसको नोट किया अच्छी तरीके से, वो ये समझेंगे कि अनसॉल्व जब भी करेंगे तो इस टाइप का हर एक क्वेश्चन मिलेगा वहां पे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। जितनी भी थ्योरी हो सकती थी वो हमने करवाई इसके अंदर। तो सभी लोग क्या करेंगे, अब वीडियो को शेयर कर देंगे एक बार अच्छी तरीके से, ताकि जो 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आपके साथ में पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें भी इससे कुछ सहायता प्रदान हो सके। ठीक है भाई, यहीं पे हम लोग नंबर सिस्टम खत्म करेंगे, और यहीं से स्टार्ट कर देंगे हम लोग क्या भी, पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। ठीक है।